हेलो। मित्रों, जैसा कि हम इंडियन इकोनॉमी के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के जो पिलर थे उसके विषय में समझाने का प्रयास कर रहे थे। के अंतर्गत मैंने आपको समझाया था कि जो अर्थव्यवस्था होती है उसके क्या बेसिक आधार होते हैं। तो उन बेसिक आधारों पर कोई भी देश होता है उसकी इकोनॉमी चलती है। अर्थात हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि अगर कोई देश अपनी इकोनॉमी को डेवलप करना चाहता है तो सबसे पहले वह विचार ये करता है कि उत्पादन क्या होना चाहिए। राइट। अब उस उत्पादन के लिए वो निरंतर क्या करता है, प्रयास करता है। उस उत्पादन को बढ़ाने के लिए वो निरंतर क्या करता है, योजनाओं को लाभान्वित करने हेतु जनता को आकर्षित करता है। राइट राइट राइट। इसके बाद आप जानते हो कृषि क्षेत्र को भी बढ़ावा देता है। तो यह जो है उत्पादन में वृद्धि दर को बढ़ाने के लिए जो कोई भी देश है या वहाँ की सरकार है या कोई अथॉरिटी है वो निरंतर प्रयास करती है। अब बात ये आती है कि उत्पादन क्या करना चाहिए, उत्पादन कैसे करना चाहिए। तो उसके लिए लोगों का समर्थन होना जरूरी होता है। साथ ही साथ आप जानते हो लोगों के समर्थन के साथ साथ वहाँ की जो उद्योग मशीनरी सिस्टम है उसको भी डेवलप करना आवश्यक होता है। ओके। क्योंकि कोई भी उत्पादन अगर दर में वृद्धि करना है तो निश्चित रूप से वहाँ के उद्योग जो स्थापित किए हैं वहाँ पे निरंतर उत्पादन को लेकर के क्या होनी चाहिए, एक एक वृद्धि दर होनी चाहिए। साथ ही साथ मजदूरों का एक वहाँ पर क्या होना चाहिए, समर्थन होना चाहिए। तो इससे क्या है, उत्पादन दर में वृद्धि हो सकती है। तो उत्पादन दर में वृद्धि के बाद आप जानते हो उसमें कैसे वितरण करना चाहिए। तो उसके लिए सरकार को एक मार्केट डिसाइड करना पड़ता है। राइट। अब वो मार्केट डिसाइड में आप जानते हो कि वहाँ की व्यवस्थाएं किस प्रकार की हैं, वो डिपेंड करता है कि जैसे अगर इकोनॉमी में अगर आप जानते हो कि कोई इकोनॉमी ऐसी है जो पूंजीवादी है, कोई इकोनॉमी ऐसी है जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो वहाँ पर ये डिपेंड हो जाता है कि जो वितरण किए गया, जो उत्पादन को वितरण किया जा रहा है, वो उत्पादन को वितरण करने का जो आधार है वो किस प्राइस पे किया जा रहा है, मार्केट प्राइस पे है या वो प्रशासनिक मूल्य के आधार पर है। ओके। तो प्राइस जो उसमें प्राइस जो आपको मैंने बताया था मार्केट प्राइस है। तो मार्केट प्राइस में आप जानते हो जो कंपनियां होती हैं, निजी कंपनियां होती हैं, वो अपने अकॉर्डिंग किसी एक प्रोडक्ट का मूल्य निर्धारित करती हैं। तो वही मूल्य निर्धारित जब वो मार्केट में होता है तो वही मार्केट में बोला जाता है इसका मार्केट प्राइस। तो वही सी मार्केट में अगर देखा जाए तो प्रशासनिक मूल्य के आधार पर अगर कोई प्रोडक्ट सेल किया जा रहा है, ओके, उसे लोग परचेज कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ये उसका एक प्रशासनिक मूल्य है। तो ये मैंने आपको डिटेल से पिछले लास्ट लेक्चर में आपको कंप्लीट कराया था। आज का जो लेक्चर रहेगा ये मुद्रास्फीति से संबंधित रहेगा। क्योंकि आप जानते हो उत्पादन बेस के आधार पर ही आप जानते हो कि जो वितरण है उस वितरण को लेकर जो डिमांड है, सप्लाई है, इस बेसिस पर हम समझते हैं कि मुद्रास्फीति के क्या क्या आधार होते हैं, मुद्रास्फीति क्या होती है, मुद्रास्फीति के बढ़ने के क्या कारण होते हैं, मुद्रास्फीति बढ़ने से क्या प्रभाव पड़ते हैं, मुद्रास्फीति किस किस प्रकार की है, भारत में किस प्रकार की ये मुद्रास्फीति को लेकर के गवर्नमेंट के क्या प्रयास रहते हैं। ओके। इससे संबंधित जो जुड़े जो सेगमेंट हैं या इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको विषय में हम अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले एक चीज आप ये सोचिए कि अगर कोई देश है उस देश में अगर जनसंख्या है तो निश्चित रूप से आप जानते हो तो जनसंख्या जो होती है उसको अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए निरंतर वो प्रयास करती है। तो वो प्रयास जो है वो प्रयास अगर आप देखोगे सकारात्मक रहता है तो मुद्रास्फीति के जो पॉजिटिव पॉइंट हैं या जो भी निगेटिव पॉइंट हैं वो संतुलन में रहते हैं। अगर उसमें सकारात्मक प्रयास न होने की वजह अगर निगेटिव चीज़ें अगर ज़्यादा से ज़्यादा आती हैं तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि इकोनॉमी में जो मुद्रास्फीति का प्रभाव है काफ़ी जटिल हो जाता है। तो यही कारण है कि वहाँ की जो जनसंख्या है तो जनसंख्या की मांग के आधार पर ये डिपेंड हो जाता है कि वहाँ के पे जो मुद्रास्फीति है वो किस प्रकार की होनी चाहिए। अब बात ये आती है कि मुद्रास्फीति जो एक्चुअली में जो वर्ड है जिसे इन्फ्लेशन कहते हैं, तो ये इन्फ्लेशन एक्चुअली में होता क्या है। तो एक्चुअली में इन्फ्लेशन क्या होता है तो इसके संदर्भ में अगर आपको समझना है तो आपको पहले एक चीज आप ये समझिए कि मुद्रा का स्फीतन होना का मतलब ये है कि कोई मुद्रा का एक निश्चित मूल्य होता है, वो मूल्य जो है उसकी मुद्रास्फीति के बढ़ने के प्रभाव के कारण वो मुद्रा का जो मूल्य है उसकी परचेजिंग पावर जो होती है उसमें गिरावट आती है। इसका कारण क्यों है, क्योंकि आप जानते हो कि अगर किसी वस्तु के निरंतर मूल्य में वृद्धि हो रही है,
राइट। वस्तु के अगर निरंतर मूल्य में अगर वृद्धि हो रही है तो आप एक चीज़ ये सोचिए कि वही जो मुद्रा, जिस मुद्रा से हम उससे को वस्तु को परचेज कर रहे हैं, तो वो मुद्रा जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा उस वस्तु को खरीदने में आप दोगे, तो इससे क्या है कि जो मुद्रा है तो एक्चुअली में जो मुद्रा है उसके जो मूल्य है, उसका जो मूल्य है उसमें गिरावट देखने को मिलेगी। इसे हम अभी डिटेल से समझाएंगे। पहले आप थोड़ा इसका एक पूरा ओवरव्यू बना लेते हैं, फिर इसको हम डिटेल से समझते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत अध्ययन नहीं करना है, बहुत ज़्यादा डिटेल से गहराई से आपको समझाना पड़ेगा। क्योंकि आप जानते हो कि मुद्रास्फीति का यहाँ पर एक अगर आप एक्सक्यूज या अर्थ इसका अगर आप सेंस निकालते हो तो निश्चित रूप से आप ये सोच लीजिए माइंड में कि अगर आप किसी वस्तु को परचेज कर रहे हो, राइट, वो वस्तु का परचेज अगर आप कर रहे हो तो वो वस्तु का जो परचेज कर रहे हो वो वस्तु जो है एक्चुअली में उसका मूल्य क्या निर्धारित किया गया है, राइट, उसका मूल्य क्या निर्धारित किया गया है और आप उस मूल्य से परचेज कर रहे हो। आज आप उस मूल्य से परचेज कर रहे हो, राइट। अगर आप थोड़े दिन बाद उसी वस्तु को फिर से खरीदने जाओगे तो वह उस मूल्य में ना रह करके उसके मूल्य में वृद्धि हो जाएगी। तो ये इससे क्या होगा कि जो पैसा हम पहले दे रहे थे वही पैसा से हम बढ़ के कुछ और पैसे उसे दे रहे हैं उसी वस्तु को खरीदने में। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि वस्तु वही है, मुद्रा का जो मूल्य है, मुद्रा का जो मूल्य है उससे क्या हो रहा है, उसमें कमी हो रही है, राइट। मुद्रा का जो मूल्य है आप जानते हो उसमें कमी हो रही, जिससे क्या है, मुद्रा का मूल्य में कमी होने का मतलब ये है कि मुद्रा हम अधिक दे रहे हैं, मुद्रा तो हम उसे अधिक दे रहे हैं, एक्चुअली में उसकी जो मूल्य है, मुद्रा जो है, मुद्रा की जो परचेजिंग पावर है उसमें कमी आती है। तो इससे क्या होता है कि मुद्रास्फीति का कारण बनती है। अब बात ये आ जाती है कि मुद्रास्फीति के लेकर के क्या सैद्धांतिक कुछ विचार रहे हैं, जिसके संदर्भ में मालथूज के क्या विचार रहे हैं, कीन्स के क्या विचार रहे हैं, ओके। तो इन्होंने अपनी अलग अलग अवधारणाएं दी हैं, इन अवधारणाओं के आधार पर ही मुद्रास्फीति को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है। तो अब बात ये आती है कि जो मुद्रास्फीति है, ओके, तो मुद्रास्फीति को समझने से पहले आप एक चीज ये समझिए कि कोई देश अगर अपना आपको डेवलप करना चाहता है, अपने आप को डेवलप करना चाहता है, तो वह सबसे पहले मेन पॉइंट वो किस पर प्रयास करेगा, वो करेगा आपके प्राकृतिक संसाधनों पर। और प्राकृतिक संसाधन में अगर आप देखोगे वृद्धि होती है, प्राकृतिक संसाधनों में वृद्धि होती है, तो इससे भी आप जानते हो कि मुद्रास्फीति जो है उस पर कहीं इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन जैसी स्थितियां देखने को मिलती हैं। और वो किन स्थितियां कब मिलती हैं वो हम आपको बाद में बताएंगे। अब बात ये आती है कि मुद्रास्फीति एक्चुअली में देखा जाए तो सबसे पहले मुद्रास्फीति जो एक्चुअली में जो शब्द है, मुद्रास्फीति एक्चुअली में शब्द है, इससे आप ये समझ लीजिए कि मुद्रा का स्फीतीकरण, मुद्रा का स्फीतीकरण ही एक्चुअली में क्या कहलाता है, मुद्रास्फीति के या इन्फ्लेशन कहलाता है। तो मुद्रा का स्फीतीकरण यानी कि स्फीतीकरण का मतलब ये होता है उसकी परचेजिंग पावर में कमी, या मुद्रा का जो मूल्य है, मुद्रा का जो मूल्य है वो मूल्य तो आप जानते हो वही है, लेकिन आप जब उसे आप खरीदने जाते हो, कोई वस्तु खरीदने जाते हो, तो वो समय के अनुसार आप जानते हो क्या है कि उसके मुद्रा का जो आप परचेजिंग पावर है उसमें कमी आती है। परचेजिंग पावर का जो क्रय शक्ति जो क्षमता होती है वो एक्चुअली में देखा जाए तो किसी वस्तु को खरीदते हैं तो उस वस्तु पे आप जानते हो कि कोई भी हम पैसा उस पर दे रहे हैं तो वो वस्तु जो है पहले की तुलना में अगर महंगी है तो मुझे पैसा उससे पहले की तुलना में अधिक देना पड़ रहा है। तो वस्तु वही है, मुद्रा वस्तु वही है, राइट, और हम पैसा अधिक दे रहे हैं। इससे क्या है कि हम पैसा अधिक देना ही जो है, जो मूल्य है उसकी क्रय जो शक्ति है उसमें कमी आती है, यानी परचेजिंग जो पावर है, जो मुद्रा की परचेजिंग पावर है, मुद्रा की क्रय शक्ति क्षमता है उसमें कमी आती है, वही एक्चुअली मुद्रास्फीति कहलाती है। अब बात ये आती है कि इसके संदर्भ में मालथूज के क्या प्रयास रहे हैं, उन्होंने संसाधन के आधार पर किस प्रकार से मुद्रा को और जनसंख्या के आधार पर उन्होंने इस मुद्रास्फीति को डिफाइन किया है। जैसे मालथूज की अगर हम बात करते हैं तो मालथूज जो रहे हैं, मालथूज एक काफ़ी अच्छे अर्थशास्त्री रहे हैं। इन्होंने क्या कहा कि जो संसाधन हैं, जो हमारी प्रकृति में संसाधन है, अगर उन संसाधनों का हम उत्पादन अगर देखते हैं, राइट, उनका उत्पादन देखते हैं तो उन उत्पादन की जो वृद्धि दर है, जो उनका रन रेट है या सॉरी करंट रेट है, वो एक्चुअली में अगर आप देखोगे समांतर श्रेणी में बढ़ता है। किसमें? समांतर श्रेणी में।
तो समांतर श्रेणी में आप जानते हो कि जो संसाधन हैं वो किस आधार पर बढ़ते हैं, समांतर श्रेणी में बढ़ते हैं। तो उन्होंने यही बात कही कि जो हमारे पास जो संसाधन हैं, हमारे पास जो प्राकृतिक संसाधन हैं, हम उन प्राकृतिक संसाधनों का क्या कर रहे हैं, निरंतर उससे उत्पादन कर रहे हैं, और उन उत्पादनों के आधार पर हम देखते हैं कि उसकी जो स्थिति है, उसमें जो स्थिति है, वृद्धि है, वो समांतर श्रेणी के आधार पर हो रही, राइट, वो समांतर श्रेणी के आधार पर हो रही है। जबकि अब जनसंख्या अगर आप देखोगे तो जनसंख्या की जो वृद्धि है, जनसंख्या की जो वृद्धि है वो गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ रही है। ओके, वो गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ रही है, यानी कि उन्होंने यही बात कही कि संसाधन है समांतर श्रेणी में बढ़ रहे हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, इस प्रकार से जो संसाधन है उनमें वृद्धि हो रही है। जबकि जनसंख्या का अगर आप आंकड़ा देखोगे तो उन्होंने आंकड़े के आधार पर जनसंख्या को उन्होंने गुणोत्तर श्रेणी के अंतर्गत रखा। उन्होंने ये क्यों रखा, इसका कारण ये है, पहले आप समझ लो कि जो जनसंख्या है, उन्होंने संसाधन और जनसंख्या के बीच में जो संबंध बताया है वो इस प्रकार का बताया कि जो संसाधन है वो समांतर श्रेणी में बढ़ते हैं, जैसे 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, जबकि जनसंख्या जो है वो गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ती है। इस श्रेणी में गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ती है, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जनसंख्या जो है इससे कई गुना वृद्धि है, इससे कई गुना वृद्धि हो रही, जैसे 2, 4, राइट, 8, 8 का 16, 16 का 32, 32 का 64, एक मिनट, यहाँ 64, 128, 256, ठीक। तो इस प्रकार से अगर आप देखोगे तो ये जो है, ये जो वृद्धि आपको देखने को मिल रही है ये गुणोत्तर में है, यानी गुणोत्तर का मतलब है ये गुणा में है, राइट, गुणोत्तर का मतलब ये गुणा में, जबकि समांतर का मतलब है एक समान स्थिति में जोड़ से, यानी कि जो स्टार्टिंग में जो पॉइंट दिया गया है उस पॉइंट को आप आगे आगे ऐड करते जाइए, वही समांतर श्रेणी है। जबकि गुणोत्तर जो श्रेणी होती है उनमें जो पॉइंट प्रथम में जो दिया जाता है उसको आप गुणा दुगुना करता जाइए, ठीक है। जैसे 2 दूनी 4, फिर 4 का 8, फिर 8 का 16, 16 का 32, ये जो है ना एक्चुअली सीरीज है वो गुणोत्तर श्रेणी की है, जबकि ऊपर वाली है वो समांतर श्रेणी की है। तो इनके बीच में संसाधन और जनसंख्या के बीच में ही जो माल्थ्यूज रहे, इन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया था, वो उन्होंने ये कहा कि एक समय तक अगर आप देखोगे तो संसाधन और जनसंख्या एक समान रहेगी। एक समय अगर आप देखोगे तो समान जनसंख्या और संसाधन एक समान रहेगा। इसका मतलब है कि अगर ये 2 किलो है, राइट, ये 2 किलो है, कोई मतलब गेहूं मान लो ये 2 किलो है, ओके, तो इसको खपत करने वाले भी 2 हैं, 2 व्यक्ति हैं, राइट, इसको खपत करने वाली 2 व्यक्ति हैं, तो 2 किलो हैं तो 2 व्यक्ति हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है, राइट, क्योंकि 2 व्यक्ति हैं तो 2 किलो अगर खाद्यान्न है तो 2 व्यक्ति भी हैं यूज करने वाले, उपभोग करने वाले। इसके बाद आप जानते हो कि अगर 4 है, अगर 4 केजी, राइट, अगर 4 केजी अगर क्या हो जाता है, अनाज है, राइट, तो फिर उसके लिए 4 व्यक्ति भी हैं उसे उपभोग करने वाले। तो इसका मतलब है यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात ये आती है कि यहाँ पर आप देखो 6 है, यहाँ पे 6 किलो है, राइट, यहाँ पर 6 किलो अनाज है। अब इसको खपत करने वाले व्यक्ति 8 हो गए, कितने हो गए, 8 हो गए। इसका मतलब ये है कि अनाज जो है पहले तो समांतर था, पहले तो समांतर था, अब क्या हुआ कि ये 6 है तो ये 8 हो गए, मतलब इसकी तुलना में ये 2 वृद्धि है, 2 अधिक हैं। तो अब क्या हुआ कि जो अनाज पहले 1-1 किलो मिल रहा था, 1-1 किलो मिल रहा था, अब उसमें आपका आ गया 800 ग्राम, राइट, कम हो गया कि नहीं, क्योंकि अनाज जो है वो एक समय तक निरंतर नहीं रहता है, यानी कि जितने व्यक्ति बढ़ रहे हैं उस हिसाब से अनाज में वृद्धि नहीं हो पा रही है। इस वजह से आप जानते हो अनाज जो है, अनाज की जो एक भार है उसमें कमी होती जाएगी, ओके। तो यही कारण है कि उन्होंने कहा कि जैसे कि ये 8 है, अगर 8 किलो वजन है, कोई भी खाद्यान्न ले लो 8 किलो है, अगर उत्पादन 8 किलो हुआ है तो उसको खपत करने वाले 16 व्यक्ति हैं, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो एक व्यक्ति को मिलेगा वो 500 ग्राम मिलेगा, कितना मिलेगा, 500 ग्राम, जबकि इधर का क्या था, 1 केजी था, 1-1 किलो था, यहाँ पर 1-1 किलो था, अब यहाँ पे 700-800 ग्राम हुआ, अब यहाँ पे देखो 500 ग्राम हो गया। ऐसे ही आप अगर और आगे जाओगे तो इधर आपको मिलेगा 10 किलो, और 10 किलो को खपत करने वाले 32 लोग हो जाएंगे। तो आप ये सोच लो कि अब यहाँ पे 300 ग्राम के लगभग में स्थिति बन जाती है, पहले 500, अब 300, फिर और देखोगे तो 200, 100, इस प्रकार से धीरे धीरे जो है ये क्या होता जा रहा है, अनाज जो है वो कम होता जा रहा है,
अनाज जो है वो कम होता जा रहा है। तो अर्थात उन्होंने इन दोनों बीच में यही संबंध दिया था मालथ्यूज ने कि मुद्रास्फीति के संगत में इन्होंने यही एक अवधारणा दी थी कि संसाधन जो हैं वो एक्चुअली समांतर श्रेणी में बढ़ते हैं, जबकि जनसंख्या है वो गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ती है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, लोग जो हैं, लोगों के लिए क्या हो रही है कि डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रही है। लाइक लोगों की क्या बढ़ रही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रही है। वो क्यों बढ़ रही है, क्यों, उनको आवश्यकताएं हैं, राइट, उनको क्या है, आवश्यकताएं, किस चीज़ की, अनाज की आवश्यकता है। तो इसलिए आप जानते हो ज़्यादा ज़्यादा उनको क्या बढ़ रही है, मांग बढ़ रही है। मांग क्यों बढ़ रही है, क्योंकि अनाज बहुत कम है, अनाज बहुत कम है, खपत करने वाले ज़्यादा हैं, तो क्या वो भूखे सोएंगे, नहीं ना, तो उनको पेट भरना है, तो इसके लिए वो क्या करेंगे, मांग करेंगे, इसके लिए वो क्या करेंगे, मांग करेंगे। तो इससे क्या होता है कि अगर मांग वो करते हैं, अगर वो मांग करते हैं तो जो वस्तुएं हैं, जो वस्तुएं सीमित हैं, वो वस्तुएं हो जाती हैं महंगी। कैसे, वो वस्तुएं हो जाती हैं महंगी। तो महंगी होने की वजह से जो ये लोग परचेज कर रहे हैं, जो लोग ये परचेज करेंगे, एक्चुअली वो पहले इसकी तुलना में अधिक पैसा खर्च करेंगे, इसकी तुलना में वो अधिक पैसा खर्च करेंगे। यही कहलाती है मुद्रास्फीति। इसका मतलब ये है कि अगर 2 किलो वजन है, अगर इसे 8 खरीदने वाले हैं, तो ये वस्तु जो है ऑटोमेटिक 2 ही है, ये वस्तु ऑटोमेटिक 2 है, तो ये वस्तु के मूल्य में क्या हो जाएगी, वृद्धि, ताकि इसे कम से कम लोग परचेज कर पाएं, कम से कम लोग परचेज कर पाएं। तो इसके क्या है, मूल्य में जैसे ही वृद्धि होती है, राइट, मूल्य में जैसे ही वृद्धि होती है, तो इससे क्या है कि यहाँ पर जो लोग हैं, यहाँ पर जो लोग हैं, ये अधिक से अधिक पैसा खर्च करना चाहेंगे। क्यों, जरूरत 8 व्यक्तियों को है, जरूरत 8 व्यक्तियों को है, तो अब ये 8 व्यक्तियों के तो काबिल नहीं है ना, काबिल नहीं है ना, तो ये तो 2 ही हैं, तो इसको 8 खरीदेंगे, 8 खरीदेंगे, तो ये उच्च दाम पे खरीदेंगे। किससे खरीदेंगे, उच्च दाम पे खरीदेंगे। मान लो इसकी एक निश्चित मूल्य जो था वो मान लो 10 रुपये था, ओके, वो कितना था, 10 रुपये था। अब बात ये आ जाती है कि ये तो 10 रुपये था, अब इसे खरीदने वाले 8 व्यक्ति हैं, तो अब इसके जो मूल्य, जो 2 वस्तुएं हैं, इसके मूल्य में हो जाएगी वृद्धि, इसके मूल्य में क्या हो जाएगी, वृद्धि। तो वो हो जाएगी 20 रुपए की भी हो सकती है, या 15 रुपए की हम मान लेते हैं, हो सकती है। तो अब क्या होता है कि जैसे ही 15 रुपए की हो गई, तो ये 8 जिनके पास 8 में से मान लो 8 नहीं खरीद पाते हैं, तो 6 फिर भी आप जानते हो इसको खरीदने के लिए 15 रुपए देने के लिए तैयार होंगे, तो फिर वस्तु और मूल्य में वृद्धि हो सकती है। तो इससे आप क्या समझे, इससे आप ये समझे कि वस्तु वही है, वस्तु वही है, लोग क्या कर रहे हैं, अधिक से अधिक उसे परचेज करने के लिए अधिक से अधिक क्या कर रहे हैं, पैसे का खर्च कर रहे हैं, अधिक से अधिक पैसे का खर्च कर रहे हैं, तो वही कहलाती है उसकी मुद्रास्फीति। इससे क्या होता है, तो ये आप एक चीज सुनिए, इससे होती है महंगाई में वृद्धि। तो महंगाई जो होती है, इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, महंगाई बराबर जो होता है वो होता है आपकी वस्तु का मूल्य, वस्तु का मूल्य, एक वस्तु का मूल्य, और इधर आप लिख सकते हो मुद्रा का मूल्य, मुद्रा का मूल्य। अब बात ये आती है कि महंगाई, महंगाई क्यों बढ़ रही है, महंगाई क्यों बढ़ रही है, क्योंकि जो वस्तु का मूल्य है उसमें क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही, राइट, उसमें क्या है, वृद्धि हो रही। जबकि जो मुद्रा का जो मूल्य है उसमें आप देखोगे निरंतर इसमें कमी होगी। क्यों, क्योंकि आप एक चीज माइंड में सेट कर लो, मुद्रा का जो मूल्य होता है, मुद्रा का जो मूल्य होता है वो एक्चुअली में एक निश्चित है। मान लो 100 रुपया है, तो ये मुद्रा का एक मूल्य है, ओके, मुद्रा का एक मूल्य है। अब यहाँ पर एक चीज समझो कि बात ये आती है, कि ये जो वस्तु है, ये जो मान लो हम एक कोई वस्तु ले लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हमें कोई एक वस्तु ले लेते हैं, जैसे मैंने कोई भी एक प्रोडक्ट लिया, राइट, मैंने कोई एक प्रोडक्ट लिया, मैंने एक प्रोडक्ट लिया, पेन, या पेन ले सकते हैं या किताब ले सकते हैं, मैंने एक किताब ले ली, राइट। अब ये किताब जो है, ये जो किताब है, अब ये किताब अभी देखोगे वस्तु का, किताब का मूल्य है मान लो 20 रुपये है, राइट, इससे क्या है, 20 रुपये। तो ये वस्तु का मूल्य जो है, वस्तु का मूल्य है, तो हम इसमें कितना रुपए खर्च करना चाहेंगे, 20 ही करना चाहेंगे, ओके। ये मुद्रा का मूल्य है, ये वस्तु का मूल्य है, और ये एक्चुअली में देखोगे तो अभी इसके बराबर है, अभी इसके बराबर, क्योंकि ये वस्तु का मूल्य है 20 रुपये ही है, और ये जानते हो कि यहाँ पर जो मुद्रा का मूल्य है वो भी 20 रुपया है, राइट, वो भी 20 रुपया है। अब बात ये आती है, कि एक समय ऐसा भी आ जाता है कि ये जो मुद्रा वस्तु का मूल्य है, वस्तु का मूल्य है, ये
कितना हो जाएगा 25 रुपए, ये कितना हो जाएगा 25 रुपए। ठीक है, अब वस्तु वही है, सुनना ध्यान से, वस्तु वही है, तो वस्तु के मूल्य में वृद्धि हुई है। देखो वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो गई, पहले 20 था, ये 25 हो गई, तो ये क्या है एक्चुअली में, ये जो 20 रुपए से 25 रुपए होने का मतलब है कि वस्तु उतने ही पेज की है। किताब देखो 50 मान लो 100 पेज की है, राइट, 100 पेज की है और इसमें 20 रुपए की है, और इसके बाद आप जानते हो कुछ समय बाद यही जो वस्तु है वो 25 रुपए की हो गई, और पेज जो है उसमें भी 100 अभी भी है, राइट, पेज में कोई वृद्धि नहीं हुई है, पेज अभी भी 100 की 100 ही है। जैसे 20 रुपए में जब परचेज की थी तब भी 100 रुपए था, इसके बाद कुछ दिनों के बाद जब 100 रुपए फिर से खरीदने जाते हो तो पेज 25 100 ही है, पेज कितने हैं 100 ही, जबकि वस्तु के जो मूल्य है वो कितना हो गया 25 रुपए हो गया। अब क्या हुआ कि इधर आप देखोगे इसे परचेज करोगे तो आपको 25 रुपए खर्च करना पड़ेगा कि नहीं। अब बात क्या आती है कि 100 पेज के लिए, पहले हमने 100 पेज के लिए कितने रुपए खर्च किए थे 20 रुपए, अब वही 100 पेज हैं, पेज वही 100 रुपए 100 पेज हैं, अब उसी के लिए हम कितने रुपए खर्च कर रहे हैं 25 रुपए। तो इससे क्या हो रहा है, इससे आप क्या हो रहा है, इससे इसकी जो परचेजिंग पावर है वो मूल्य की जो मुद्रा है, मुद्रा का जो मूल्य है या इसकी परचेजिंग पावर है उसमें क्या आती है कमी, मुद्रा का जो मूल्य है उसमें क्या आती है कमी आती है। क्यों, क्योंकि आप जानते हो कि हम वही 100 पेज खरीद रहे हैं जो पहले खरीदे थे, हम वही बुक के 100 पेज खरीद रहे हैं जो पहले खरीदे थे 20 रुपए में, आज हम वही 100 पेज हैं और आज हम वो 25 रुपए में खरीद रहे हैं। इसका मतलब है हम 20 रुपए तो वो दे ही रहे पहले वाले, प्लस हम 5 अलग से और दे रहे हैं, तो इसका मतलब है यही जो एक्चुअली में अगर देखोगे तो यही है इसकी मुद्रास्फीति, यानी कि वस्तु के निरंतर मूल्य में वृद्धि होना ही मुद्रास्फीति कहलाता है। ओके, अब वो वस्तु कोई भी हो सकती है, चाहे अनाज से संबंधित हो, कोई आपकी प्रोडक्ट से संबंधित हो, कोई भी उत्पादन से ले लो, चाहे आप कोई भी ऐसी वस्तु ले लो जो विरासत वस्तुएं हैं आप उनको भी शामिल कर सकते हो। अगर उसमें वृद्धि बढ़ रही है, वस्तुओं में वृद्धि हो रही है, तो उसमें जो अधिक से अधिक लोग क्या है पैसा खर्च करते हैं, तो एक्चुअली में मुद्रास्फीति वही कहलाती है जहां पर वस्तुओं के मूल्य में निरंतर वृद्धि हो जाए, तो वही होती है मुद्रास्फीति। तो एक्चुअली में आपने ये कैसे समझा, तो अब एक चीज समझो, मूल्य के आधार पर, अभी मैंने आपको समझाया ये जो कंडीशन जो थी ये थी मूल्य के आधार पर, तो अभी जो मुद्रास्फीति जो वृद्धि हो रही थी वो एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो मूल्य के आधार पर थी। क्यों, मूल्य देखो बढ़ रहा है, इसका वस्तु का मूल्य बढ़ रहा है, मुद्रा का जो मूल्य है, मुद्रा का मूल्य नहीं बढ़ रहा है, ये याद रखना, मुद्रा का जो परचेजिंग पावर है अगर आप देखोगे तो परचेजिंग पावर जो क्रय शक्ति है, राइट, मुद्रा की जो परचेजिंग पावर है क्रय की शक्ति है उसमें कमी आ रही, तो मुद्रा के मूल्य जो है एक्चुअली में वो मूल्य जो है ना आप देखोगे मूल्य तो 100 है, मूल्य तो मान लो 100 है, ये 20 का मान लो 100 है, अगर ये 25 में अगर आप देख रहे हो ना तो 25 रुपए है, तो ये जो 100 दे रहे हो ना ये एक्स्ट्रा दे रहे हो, तो इसका मतलब है कि इसमें गिरावट आ रही है, तो यही कारण है, यही कहलाती है क्रय शक्ति क्षमता। तो एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो ये मूल्य के आधार पर है, तो फर्स्ट कंडीशन में हम इसको समझते हैं कि मूल्य के आधार पर महंगाई किस प्रकार से बढ़ती है, वो बढ़ती है वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होने से, अब बात ये आती है वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि क्यों होती है, तो इसको हम थोड़ी अभी बाद में समझेंगे क्यों होती है, उसका हम कारण बताएंगे, लेकिन बस आप इसको डिटेल से अगर और समझना चाहते हो तो आप एक चीज और समझो इसमें। देखो मुद्रा का जो मूल्य है उसमें तो कमी आएगी ही, वस्तु का जो मूल्य है उसमें वृद्धि होगी, और वस्तुओं के मूल्य में जैसी वृद्धि होती है तो ओबियसली आप देखोगे ओवरेज तो वो एक्चुअली में देखोगे तो महंगाई में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो महंगाई बढ़ना का मतलब है वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि होना, महंगाई बढ़ने का मतलब है वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होना, और मुद्रा के मूल्य या उसकी परचेजिंग पावर में कमी होना ही कहलाता है महंगाई, राइट, यही आप समझ सकते हो। तो मार्केट में अगर आप देखोगे तो जो वस्तुएं महंगी हो रही हैं तो वस्तुएं महंगी होने का मतलब ये है कि जो मूल्य है उसमें कमी आ रही है,
और ये क्या है, वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होने का एक रीजन ये है कि उसमें मांग में वृद्धि हो रही। तो वो हम आपको बाद में बताएंगे मांग जनित मुद्रास्फीति क्या होती है, लागत जनित मुद्रास्फीति क्या होती है, इसको हम डिटेल से समझेंगे। अब कंडीशन ये बनती है, तो पहली कंडीशन तो आप इस प्रकार से समझ सकते हो। अब दूसरी कंडीशन इसमें आती है, वो ये आती है कि इसमें लागत के आधार पर आपने, लागत के आधार पर, अब बात ये आती है कि लागत के आधार पर अगर आप कैसे समझोगे। देखो क्या होता है, पहली बात ये है कि मान लो कि मैंने, यही बुक है, ठीक, यही बुक है, यही बुक को मैंने क्या किया, इसमें 100 पेज थे, तो 100 पेज को मैंने 20 रुपए में खरीदा था। आप सुनना ध्यान से, 100 पेज को मैंने 20 रुपए में खरीदा था। अब 100 रुपए को, 100 जो 100 पेज हैं वो 20 रुपए में खरीदे। ओके, अब बात आई कि कुछ समय बाद हम फिर से खरीदने गए, तो जो मुद्रा का मूल्य है, यहां सुनना ध्यान से, जो मुद्रा का जो मूल्य है उसको एक्चुअली में देखोगे तो 20 रुपए ही हम खर्च कर रहे हैं, यहाँ पर 20 रुपए ही हम खर्च कर रहे हैं, जबकि यहाँ के जो पेज अगर आप देखोगे वो आपके 80 हो जाएंगे। पहले पेज जो थे वो हमने 100 रुपए के 20 रुपए के 100 पेज खरीदे थे। अब हम देखते हैं कि वही 20 रुपए से हम 80 पेज खरीद रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि क्या मेरी मुद्रा जो मूल्य है उसमें गिरावट आ रही कि नहीं? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही। हम भले ही 20 रुपए हम भले ही दे रहे हैं, लेकिन अगर आप देखोगे वो 20 रुपए जो हैं वो इसके इक्वल नहीं है, समझ रहे, वो इसके इक्वल नहीं है। क्यों? पहले हमने 1 रुपए में 5 पेज खरीदे थे और अब हम 1 रुपए में 4 पेज खरीद रहे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि इसमें जो लागत इन्होंने लगाई है, इसमें जो लागत अगर आप देखोगे लगाई है ना, वो कम लगाई दी है, लागत कम लगा दी, रेट वही रखा है उन्होंने, लागत कम लगा दी है। तो इससे भी आप जानते हो जो मुद्रा है स्फीति उसका हो रहा है, मुद्रा स्फीति है फिर भी हो रही है। इसका कारण यही है कि भले ही हम 20 रुपए खर्च कर रहे हैं, भले ही हम 20 रुपए खर्च कर रहे हैं, अगर हम 4 पेज यूज करेंगे, मान लो अब ऐसे समझ लो कि जैसे हम 1 रुपए में 5 पेज, 1 रुपए में 5 पेज मैंने खरीदे थे, राइट, तो ये मैंने 5 दिन चलाई, 5 दिन चलाई। अब वही 1 रुपया है, वही 1 रुपया है, अब मैंने कुछ दिन बाद 4 पेज खरीदे, ठीक, महंगाई हो गई, 4 खरीदे, तो अब ये हम 4 दिन चला रहे हैं, अब हम ये 4 दिन चला रहे हैं। तो इसके बाद आप क्या जानते हो, 4 के दिन यहाँ पे अगर हम लेने जाएंगे ना पेज, 5 पेज फिर से, तो हम जाएंगे छठवां दिन, छठवां दिन बाद, छठवां दिन में जाएंगे, यानी 5 दिन हो गए पूरे और छठवें दिन गए। अब बात ये आती है कि यहाँ पर हमने 1 रुपए के 4 खरीदे, तो ये 4 खत्म हो गए, तो हम जाएंगे 5वें दिन बाद। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले हम 1 रुपए को जो खर्च कर रहे थे वो 5 दिन बाद कर रहे थे, लेकिन अब हम 1 रुपए को जो खर्च कर रहे हैं वो 4 दिन बाद कर रहे हैं। इसका कारण यही है कि फिर भी हम मूल्य जो पैसा जो है, हम पैसा जो है वो अधिक से अधिक खर्च कर रहे हैं, फिर भी अधिक से अधिक खर्च कर रहे हैं। किस पे कर रहे हैं? उन्हीं वस्तुओं पे कर रहे हैं, राइट। वो भले ही उनकी लागत जो है कम कर दी गई है, लागत कम कर दी, लेकिन जो मूल्य है, मूल्य जो है वो भले ही उतना रखा हो, भले ही उतना रखा हो, लेकिन आप जानते हो उसका प्रभाव क्या हो रहा है, जो मुद्रा का मूल्य है उसकी परचेजिंग पावर है उसमें फिर भी कमी हो रही है, क्योंकि हम उससे और ज़्यादा खरीदेंगे, क्योंकि मुझे उतनी ज़्यादा नीड पड़ेगी, उतनी ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। तो आपने क्या समझे कि मुद्रा की जो मूल्य में जो कमी आती है वो बेसिकली 2 कारणों से आती है। एक तो वस्तु के मूल्य में वृद्धि होना, दूसरे जो वस्तु हम खरीद रहे हैं वो वस्तु जो है वो लागत में, उसकी लागत जो है वो कम रहना, ठीक है। तो 2 कारणों से हम समझते हैं मुद्रा की जो महंगाई बढ़ने के कारण, और साथ ही साथ मुद्रा का जो परचेजिंग पावर है उसमें कमी होने के, यही 2 बेसिकली कारण समझते हैं। एक तो मूल्य के आधार पर समझते हैं, यानी कि वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो जाएगी तो मुद्रा का मुद्रा की जो परचेजिंग पावर है उसमें कमी आ जाएगी। दूसरी कंडीशन है, अगर लागत जो लगाई जा रही है, लागत जो वस्तु में लगाई जा रही है वो पहले की तुलना में कम लगाई जा रही है, फिर भी हम पैसा खर्च कर रहे हैं और लागत उतना मुझे पर्याप्त वस्तु नहीं मिल पा रही है, तो फिर भी जो मुद्रा का जो मूल्य है उसमें कमी आ रही है। तो बेसिकली आपने क्या समझा, महंगाई और मुद्रा का, महंगाई बराबर क्या है, वस्तु के मूल्य में वृद्धि, और मुद्रा के परचेजिंग पावर में कमी, यही कहलाता है महंगाई। और वो किन कंडीशन बेस पे होती है, मूल्य के आधार पर, लागत के आधार पर। इसको मैंने समझाने का प्रयास किया। अब बात ये आती है कि ये एक्चुअली में क्यों बढ़ती है। अभी तो मैंने बढ़ने के कारण आपको नहीं बताए,
अभी मैंने आपको बढ़ने के इसके कारण नहीं बताए हैं, क्योंकि महंगाई बढ़ती तो है, ये तो इसीलिए आप जानते हो महंगाई तो बढ़ती है। वो महंगाई बढ़ती क्यों है, क्यों महंगाई बढ़ती है, इसका क्या कारण है, ऐसे कौन से बेसिकली इंपॉर्टेंट या कोई अदर ऐसे कारक हैं जिसकी वजह से मुद्रास्फीति पर प्रभाव पड़ता है, मुद्रास्फीति निरंतर बढ़ती है, राइट। तो अब बात ये आती है कि मुद्रास्फीति 1970 से पहले किस प्रकार की थी। 1970 से पहले आप जानते हो कि एक कीन्स अवधारणा चलती थी, राइट। तो कीन्स जो जो थे, तो कीन्स स्कूल था, उनके माध्यम से आप जानते हो कि उन्होंने मुद्रा के महंगाई के बढ़ने के दो कारण उन्होंने बताए थे, ठीक है। महंगाई के बढ़ने के उन्होंने दो कारण बताए थे। एक्चुअली में ये महंगाई बढ़ने के दो कारण नहीं, मूल्य के आधार पर एक्चुअली ये देखोगे तो ये महंगाई के दो कंडीशन है। ये क्या है, ये कंडीशन है, ठीक है। अब बात ये आती है कि मूल्य के आधार, जो मूल्य में वृद्धि होती है, राइट, मूल्य में जो वृद्धि होती है, महंगाई जो बढ़ती है, उसके क्या कारण है, महंगाई बढ़ने के क्या कारण है, इसको हम थोड़ा समझते हैं। तो अब बात यहीं पे आ जाती है कि महंगाई बढ़ने के क्या कारण होते हैं। तो अब कारणों पर अगर हम बात करें, महंगाई बढ़ने के कारण, तो बात ये आती है कि इसकी जो अवधारणा थी 1970 से अगर आप पहले देखोगे तो एक कीन्स अवधारणा थी। तो कीन्स अवधारणा के आधार पर उन्होंने महंगाई बढ़ने के दो कारण बताए थे। कीन्स जो एक स्कूल था, उन्होंने ही, ठीक, तो उन्होंने ही इस महंगाई के बढ़ने के दो बेसिकली कारण बताए। ओके, दो बेसिकली कारण बताए। पहले ही इन्होंने कहा कि जो महंगाई बढ़ती है वो बढ़ती है मांग जनित, यानी कि सप्लाई डिमांड पर, राइट, डिमांड और सप्लाई के आधार पर बढ़ती है। यानी कि आप जानते हो कि अगर महंगाई बढ़ रही है, अगर महंगाई बढ़ रही है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में मांग ज़्यादा है, मार्केट में मांग ज़्यादा है और सप्लाई उस प्रकार की नहीं हो पा रही है, राइट, सप्लाई उस प्रकार की नहीं हो पा रही है और मांग जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, मांग जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। मांग का मतलब ये है कि लोग मांग करते हैं, किसी वस्तु को खरीदने की मांग कर रहे हैं, जबकि मार्केट में वो वस्तु उपलब्ध नहीं हो पा रही है, राइट, वस्तु वो उपलब्ध मार्केट में नहीं हो पा रही है, जबकि लोगों को वस्तुओं की आवश्यकता है, लोगों को उस वस्तु की आवश्यकता है। इसी की वजह से जो मांग है वो वृद्धि होती जाती है, मांग में वृद्धि हो जाती है। क्यों, आप ऐसे समझ सकते हो, मान लो खाद्यान्न में कमी है, खाद्यान्न इतना नहीं है और मार्केट में उसकी डिमांड है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाह रहे हैं, लोगों की आवश्यकता है उस चीज़ की। तो इससे क्या है कि लोगों को जो क्या क्या उससे क्या हो रहा है, इससे लोगों की आवश्यकता बढ़ रही है, लोग मांग कर रहे हैं। तो यही एक कारण बन जाता है इसमें कि मांग जनित मुद्रास्फीति। तो क्या होती है, मांग जनित मुद्रास्फीति। ये एक्चुअली में अगर आप देखोगे मांग जनित जो मुद्रास्फीति है, ये देखोगे तो डिमांड और सप्लाई बेसिस पे आधारित रहती है, राइट, डिमांड और सप्लाई के आधार पर कैसे रहती है। तो आप ऐसे समझो, ऐसे समझो, अगर मांग में वृद्धि हो रही है, मांग में वृद्धि होती है, राइट, तो मांग में वृद्धि होने का मतलब ये है कि मांग में वृद्धि तभी होगी, सुनना ध्यान से, मांग में वृद्धि तभी होगी जब सप्लाई जो है उसमें कमी होगी, राइट, सप्लाई है उसमें कमी होगी, ओके, या सप्लाई जो है वो यथावत होगी। सप्लाई का मतलब यहां ऐसे समझो, आपूर्ति से आपूर्ति करके समझ लोगे तो और आसान रहेगा। यानी कि मांग अगर बढ़ रही है, मांग अगर बढ़ रही है, और मांग तभी बढ़ेगी जब आपूर्ति में कमी होगी। निरंतर अगर आप आपूर्ति करते रहोगे, मान लो कोई भी प्रोडक्ट है, अगर आप मार्केट में निरंतर उसकी आपूर्ति करते रहोगे तो उसकी मांग कैसे बढ़ सकती है, नहीं बढ़ेगी ना। लोगों को आवश्यकता पड़ेगी, वो मार्केट में जाएंगे खरीद लाएंगे, तो उन्हें जरूरत ही नहीं पड़ती है कि वो मांग करें। ओके, तो वो तो मार्केट में जाएंगे, सीधा पैसा खर्च करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे और वस्तु को खरीद लेंगे। ओके, अब बात ये आती है कि मांग में अगर वृद्धि हो रही है, मांग में अगर वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब ये है कि वो वस्तु जो है वो मार्केट में नहीं है,
समझ रहे हो, वो मार्केट में नहीं है। इसलिए इसका अर्थ ये हुआ कि आपूर्ति है, आपूर्ति जो है वो कमी है, यानी कि आपूर्ति जो है वो कम से कम है, इस वजह से मांग में वृद्धि हो रही। अगर लगातार मांग में वृद्धि हो रही तो इसका मतलब है आपूर्ति उतनी ही कम हो रही है, उतनी ही कम हो रही है। तो बात ये आती है, एक तो मांग तब बढ़ती है जब आपूर्ति में कमी होती है, और मांग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जाए, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जाए, तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपूर्ति उतनी ही कम है, उतनी ही कम है। लोग ज़्यादा ज़्यादा मांग कर रहे हैं, आपूर्ति उतनी ही कम है। अब दूसरी कंडीशन ये बनती है कि मांग एक निश्चित धीरे धीरे बढ़ती है, धीरे धीरे बढ़ती है, जबकि आपूर्ति जो है वो यथावत है, यानी कि आपूर्ति है वो यथावत है। तो यथावत आपूर्ति अगर रहती है, सुनना ध्यान से, यथावत आपूर्ति रहती है फिर भी मांग बढ़ती है, वो किस कंडीशन से बढ़ती है, वो आप जानते हो, इस प्रकार से बढ़ती है कि जनसंख्या के बेस पर, अगर जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, राइट, जनसंख्या में अगर वृद्धि हो रही है तो इससे क्या है कि आपूर्ति तो मार्केट में उतनी ही जा रही है। मान लो 5,000 प्रोडक्ट डेली जा रहे हैं मार्केट में, राइट, कोई एक मार्केट है वहां पे 5,000 डेली प्रोडक्ट जा रहे हैं, राइट, तो वो तो 5,000 डेली जा रहे हैं, तो आपूर्ति तो जो है ना, आपूर्ति जो है वो तो यथावत है, डेली जा रहे हैं, राइट। अब डेली वहां खर्च हो जाते हैं, मान लो डेली वहां जाते हैं और वहां पर जितने उपभोक्ता हैं वो उसे ले जाते हैं, राइट, उसे परचेज करके ले जाते हैं। अब बात आती है कि फिर भी मांग बढ़ रही है, और फिर भी मांग बढ़ रही है, तो इसका मतलब यह है कि जनसंख्या में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, राइट, जनसंख्या में वृद्धि हो रही। एक तो कंडीशन ये बन सकती है, तभी तो आपूर्ति है 5,000 जा पा रही है, लेकिन यहाँ जनसंख्या में वृद्धि हो रही है तो लोग मांग कर रहे हैं, उन्हें आवश्यकता और है, जबकि आपूर्ति जो है वो यथावत है, वही आपूर्ति है जो पहले थी, वही आपूर्ति हो रही है लगातार, ठीक। आपूर्ति में कमी नहीं है, आपूर्ति में 5,000 से 4,000 नहीं हुई है, आपूर्ति जो है वो 5,000 से 4,000 नहीं हुई है, आपूर्ति तो बढ़ ही रही है, आपूर्ति तो यथावत ही है, राइट। जबकि इधर देखोगे ना, तो इधर आप देखोगे तो ये जो जनसंख्या है, ये जनसंख्या के आंकड़ों में वृद्धि हो रही है, राइट, तो इससे क्या है, मांग में वृद्धि होती जाती है और आपूर्ति यथावत रहती है, राइट। तो एक कंडीशन तो ऐसी बनती है। दूसरी कंडीशन मैंने ये बताई कि मांग में मांग बढ़ती जा रही है, मांग बढ़ती जा रही है जबकि आपूर्ति कम हो रही है। इसका मतलब है कि पहले 5,000 आपूर्ति थी, फिर 4,000 हो गई, फिर और देखोगे तो 3,000 हो गई, और जो मांग है वो मांग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ ही रही है। तो इसका मतलब है कि आपूर्ति कम होती जा रही है, समझ रहे हो। अगर आपूर्ति यथावत है तो फिर भी मांग बढ़ती है, वो बढ़ती है जनसंख्या के आधार पर कि जनसंख्या में वृद्धि हो रही। या ऐसा हो सकता है कि अगर मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा फ्लो हो रहा है तो इससे क्या है कि लोग एक चीज़, वही एक पहले खा रहे थे, एक वस्तु को खा रहे थे, अब वो 2 वस्तु खाने लगे, समझ रहे हो, वो अब 2 वस्तुओं को खाने लगे। तो इससे भी क्या है, जनसंख्या मान लो नहीं बढ़ी, जनसंख्या मान लो नहीं बढ़ रही, ठीक है, तो फिर भी मांग में वृद्धि होती है। वो क्यों हो रही है, वो इसका कारण ये है कि वो मार्केट में प्राइस जो है, पैसा जो है उसका ज़्यादा फ्लो है, तो लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ गया है। इसकी वजह से लोग क्या कर रहे हैं, एक वस्तु की जगह 2-2 वस्तुएं खरीदने लगे, एक वस्तु की जगह 2-2 वस्तुएं खरीदने लगे। इससे क्या है कि ये जो वस्तु है इसमें भी महंगाई होगी, इसमें भी महंगाई होगी। दूसरी बात है कि वस्तु में महंगाई होने के साथ साथ, वस्तु में महंगाई होने के साथ साथ आप जानते हो कि यहाँ पर आपूर्ति जो है, राइट, आपूर्ति जो है वो भी यथावत नहीं रह पाती है, राइट। क्यों, क्योंकि आप जानते हो कि बस जो 2-2 खरीदने लगे लोग, तो आपूर्ति तो उतनी ही रह रही है। अब 2-2 खरीदने लगे तो फिर वो आपूर्ति जो है वो यथावत होने के बावजूद भी यथावत नहीं रह पाती है। वही कारण है कि एक व्यक्ति 2 वस्तुएं खरीदने लगा, पहले एक खरीदता था, अब 2 खरीदने लगा। तो ये कंडीशन बन सकती है जब पैसा मार्केट में ज़्यादा आ जाता है, तो इससे वस्तु भी महंगी हो जाती है। तो फिर भी आप जानते हो इससे भी क्या है, परचेजिंग जो पावर है उसमें कमी आती है, इससे भी जो है परचेजिंग जो पावर होती है मूल्य के, रुपए के, उसमें कमी हो जाती है। क्यों, मार्केट में ज़्यादा पैसा आ गया, मार्केट में ज़्यादा पैसा आ गया, और वस्तु तो सप्लाई जो आपूर्ति जो है मार्केट में जो की जा रही है वो 5,000 है, राइट, 5,000 है। अब लोग पहले एक वस्तु खाते थे, एक वस्तु को कंज्यूम करते थे, उपभोग करते थे, अब वो 2 को करने लगे क्योंकि उनके पास पैसा ज़्यादा आ गया। तो इससे क्या है कि जो आपूर्ति तो यथावत है, आपूर्ति वो यथावत है, लेकिन कंडीशन यहाँ क्या बन रही है, कंडीशन यहाँ ये बन रही है कि वस्तु जो है वो महंगी हो रही है, वस्तु जो है वो महंगी हो रही है। तो एक कंडीशन आप ऐसे समझ सकते हो इसमें। तो बेसिक मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, वो आपको समझ में आया होगा। अब बात ये आती है कि मांग ये बढ़ रही है, तो मांग बढ़ती कब बढ़ती है, तो मांग पहली कंडीशन तो इस प्रकार से बढ़ती है कि उत्पादन जो है
उसमें क्या है, कमी है, उत्पादन में कमी है, राइट। उत्पादन में क्या है, कमी है। उत्पादन में जब कमी होती है, ओके, ध्यान से सुनना, जब उत्पादन में कमी होती है तो आप जो आपूर्ति है वो आप नहीं कर पाते हो, समझ रहे हो। उत्पादन में जो कमी है अगर हो रही है तो इसका मतलब है आप आपूर्ति नहीं कर पाओगे, और आपूर्ति नहीं कर पाओगे तो मांग ओबियसली बढ़ेगी, समझ रहे हो, मांग ओबियसली बढ़ेगी। क्योंकि मांग बढ़ने का कारण क्या है, मांग बढ़ने का एक तो कारण इसमें जनसंख्या वृद्धि भी है, समझ रहे हो, जनसंख्या वृद्धि, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी तो लोग डिमांड करेंगे। भाई कोई अपने बच्चों को जो भी बच्चे उनके हो रहे हैं तो उन बच्चों को कोई भूखा थोड़ी ना सुलाएगा, उन्हें खाना खिलाएगा कि नहीं। अब खाना खिलाएगा तो वो मार्केट जाएगा, गेहूं खरीदने जाएगा या खाद्यान्न खरीदने जाएगा, तब उस खाद्यान्न के लिए आप जानते हो मार्केट में जाता है तो वहाँ पे उत्पादन ही नहीं आ पा रहा, समझ रहे हो, उत्पादन ही नहीं आ पा रहा है, तो फिर लोग मांग करेंगे कि नहीं। अब मांग करते हैं तो अब क्या होता है कि एक तो कंडीशन यही बन रही है कि उत्पादन में कमी हो रही है, समझ रहे हो, उत्पादन में कमी हो रही है। दूसरी कंडीशन ये बनती है कि उत्पादन वही है, उत्पादन तो है, सरकार ने उत्पादन खूब करके रखा है, मांग के आधार पर उत्पादन है सरकार के पास में, लेकिन क्या है, आपूर्ति की समस्या है। आपूर्ति की समस्या का मतलब ये हुआ कि यहां पर सप्लाई जो है एक्चुअली में वो कहीं ना कहीं प्रभावित है, यानी कि सप्लाई की समस्या है। मान लो कि सरकार के पास तो पर्याप्त रूप से कोल्ड स्टोरेज रखे हैं, सरकार पास कोल्ड स्टोरेज रखे हैं और वो मांग की आपूर्ति को पूर्ण कर सकती है, मांग जो है उसको पूर्ण कर सकती है, लेकिन सप्लाई सप्लाई का जो सिस्टम है, चैन सिस्टम है, कहीं उसमें ही कहीं ना भिन्नता हो, कहीं उसमें ही ना विघ्न पड़ा हो, कहीं उसमें ही कहीं ना समस्या हो। तो ये भी देखा जाता है ब्रो, ये भी देखा जाता है कि अगर मांग बढ़ रही है, अगर सरकार के पास उत्पादन है, पहली कंडीशन तो ये बनती है कि उत्पादन की कमी है, इसकी वजह से मांग बढ़ रही है। दूसरी कंडीशन तो ये बन रही है कि उत्पादन तो है सरकार के पास, उसने कोल्ड स्टोरेज रखे हुए हैं, एफसीआई के तहत कोल्ड स्टोरेज रखे हैं। अब बात ये आती है कि सप्लाई की समस्या है, सप्लाई सरकार नहीं कर पा रही है, उत्पादन तो सरकार के पास है लेकिन वो सप्लाई उस प्रकार से नहीं कर पा रही है जो सप्लाई, जो लोगों को जो डिमांड है उसकी पूर्ति की जा सके। तो आप ऐसे समझ सकते हो सप्लाई ना कर पा रही है, तो ये भी एक सप्लाई की समस्या भी मांग को वृद्धि करती है। तो मांग जो जनित मुद्रास्फीति है इसमें वृद्धि होने के क्या कारण हैं, तो उसमें एक तो कारण यही है, वृद्धि के जो कारण है उसमें पहला कारण ये है कि उत्पादन में कमी है, राइट, उत्पादन में कमी है। तो उत्पादन में कमी होने की वजह से भी आप जानते हो क्या हो जाएगा, मांग जनित जो मुद्रास्फीति है उसमें वृद्धि हो जाएगी, समझ रहे हो, उसमें वृद्धि हो जाएगी। दूसरी कंडीशन ये है कि सरकार के पास तो उत्पादन पर्याप्त है, सरकार के पास उत्पादन पर्याप्त से रखे हुए हैं। अब बात ये आती है कि उस उत्पादन को वितरण करने के लिए या मार्केट में ले जाने के लिए सप्लाई की समस्या है, परिवहन सिस्टम उतना विकसित नहीं है, रोड खुदे हैं, ठीक है, परिवहन सुविधाएं नहीं है, राइट। तो ये भी आप एक ना कहीं मांग वृद्धि में ये प्रभाव डालते हैं, मांग की वृद्धि में ये भी प्रभाव डालते हैं कि सप्लाई की समस्या भी एक अहम हिस्सा बन जाती है। तो इस प्रकार से आप वृद्धि होने के कारण जो है सप्लाई की समस्या, उत्पादन की कमी, ये बेसिकली इसके रीजन माने जाते हैं। वृद्धि होने के कारण मांग जनित जो मुद्रा जो वृद्धि है उसके यही कारण है। दूसरी बात यह है कि इसमें वृद्धि होने के कारण क्या है, मांग जनित मुद्रास्फीति में एक वृद्धि होने के कारण क्या है, उत्पादन में कमी होना, ठीक। दूसरी बात है सप्लाई की समस्या होना। तीसरी बात है कि मार्केट जो है, मार्केट में पैसा का अधिक हो जाना, मार्केट में पैसा का अधिक हो जाना। क्यों? क्योंकि आप ऐसे समझो कि सरकार क्या कर रही है, सप्लाई भी कर रही है, समझ रहे, सप्लाई भी सरकार कर रही है, उत्पादन भी सरकार के पास है, लेकिन आप जानते हो लोग, अब मार्केट में ज़्यादा पैसा आ गया है, अब मार्केट में ज़्यादा पैसा आ गया है तो फिर आप क्या करते हो कि सरकार तो सप्लाई खूब कर रही है, 5,000 खूब दे रही है, एक कोई मार्केट है, हमने आपको अभी ऊपर समझाया वही फिर से आप रिपीट कर रहे हैं। तो जैसे 5,000 मार्केट में प्रोडक्ट जा रहे हैं तो सरकार तो सप्लाई कर रही है खूब धनाधन, खूब उत्पादन है सरकार के पास, लेकिन मार्केट में पैसा अधिक है। तो पैसा अधिक है कि लोग जो पहले एक चीज खा रहे थे, एक वस्तु को पहले खा रहे थे, वही अब वो दो वस्तु को खाने लगे। अब वो जब दो वस्तुओं को खाने लगेंगे तो इससे क्या है कि मांग जनित मुद्रास्फीति की वृद्धि होगी कि नहीं, बिल्कुल होगी,
बिल्कुल होगी। यहाँ पर पैसे की बात नहीं थी, उत्पादन में कमी है, पैसा मार्केट में नहीं है, उत्पादन की कमी है, फिर भी मांग बढ़ेगी। ठीक है, और पैसा लोगों के पास नहीं है, सप्लाई की समस्या है, फिर भी मांग बढ़ेगी। अब तीसरी बात आती है कि सरकार के पास उत्पादन में है, पर्याप्त उत्पादन है, सप्लाई भी है सरकार के पास में, लेकिन बात यह है कि मार्केट में पैसा अधिक है, लोगों के पास पैसा अधिक आ गया। समझ रहे हो, लोगों के पास में पैसा अधिक आ गया है, तो अब इसकी वजह से क्या होता है कि वही वस्तु जो लोग खरीद रहे थे, पहले एक खरीद रहे थे, पैसा नहीं था तो वो एक खरीदेंगे, अब पैसा अधिक हो गया तो वही एक वस्तु है, उसे दो खरीदने लगे वो। अब दो खरीदने लगे, अब कोई तीन खरीदने लगता है, कोई चार खरीद रहा है, तो अब क्या होगा कि जो उत्पादन जो है उसमें कमी आएगी कि नहीं? ऑब्वियसली आएगी, क्योंकि लोग को पहले एक की जरूरत थी, अब वो पैसा अधिक होने की वजह से वो तीन तीन चार चार पाँच पाँच खरीदने लगे। तो अब सप्लाई की तो सरकार कर रही है, लेकिन उत्पादन में कमी हो जाएगी। सप्लाई की तो समस्या नहीं होगी, समझ रहे हो, सप्लाई तो गवर्नमेंट के पास ठीक ठाक है, लेकिन उत्पादन में कमी हो जाएगी ना, मार्केट में पैसा अधिक होने से। समझ रहे, तो ये भी कंडीशन बनती है, मार्केट में पैसा अधिक होने की वजह से भी मांग जनित जो है मुद्रास्फीति में वृद्धि हो जाएगी। तो वृद्धि होने के क्या क्या कारण हैं आपको मैंने बताया। मांग जनित जो मुद्रास्फीति है, इसमें उत्पादन की कमी भी है, सप्लाई की समस्या भी है, मार्केट में पैसा अधिक हो जाना, ये भी एक प्रकार की क्या है, मांग जनित मुद्रास्फीति है। चौथी अगर आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, जनसंख्या वृद्धि। तो जनसंख्या जो वृद्धि है एक्चुअली में ये भी मांग जनित मुद्रास्फीति को प्रभावित करती है। मांग जनित मुद्रास्फीति को जनसंख्या वृद्धि है वो भी प्रभावित करती है। वो कैसे करती है? वो ऐसे करती है जैसे आप वो ऐसे समझो कि लोगों के पास में, मान लो अब क्या होता है कि लोगों के पास में, जानते हो कि मार्केट में जैसे पैसा नहीं है, मान लो मार्केट में एक प्रकार से पैसा नहीं है, सप्लाई की समस्या भी ठीक ठाक है, उत्पादन की कमी नहीं है, उत्पादन की समस्या मतलब समस्या है वो भी ठीक है, लेकिन उत्पादन की जो कमी है वो भी सरकार के पास पर्याप्त है। अब बात आती है कि जनसंख्या में वृद्धि हो रही। अब जनसंख्या में वृद्धि हो रही है तो फिर क्या होता है कि लोग जो हैं, सुनना ध्यान से, लोग जो हैं वो पहले 100 रुपये लेके जाते थे, 100 रुपये लेके जाते थे, और वो क्या करते थे, मार्केट में कोई वस्तु को खरीद के लाते थे, 5 वस्तुएं, राइट, 5 वस्तुएं खरीद के लाते थे। अब जैसे ही जनसंख्या में वृद्धि हुई तो उनके पास 100 ही रुपये हैं, क्योंकि अभी मार्केट में पैसा नहीं आया है, तो फिर भी उनके पास 100 रुपये हैं। अब क्या होता है, जनसंख्या में वृद्धि हुई तो उनके पास अभी भी 100 रुपये है, वही 100 रुपये लेके वो फिर से जाते हैं मार्केट और गए, तो वो 100 रुपये में आप जानते हो, तो वही वो फिर 5 वस्तुएं खरीद के लाते हैं। अब क्या होता है, ये जो 5 वस्तुएं खरीद के लाते हैं, 5 वस्तुएं खरीद के लाते हैं, अब क्या होता है कि अगर ये 5 वस्तुएं वो हर बार खरीद के ला रहे हैं तो इसका मतलब है या तो वो फिर वो भूखे सोते हैं, समझ रहे हो, या तो फिर वो भूखे सोते हैं। क्यों? क्योंकि पहले वो 5 वस्तुएं लाते थे तो 5 वस्तुओं का वो खपत करते थे, अब वही 5 अब जनसंख्या में उनके 5, मान लो पहले परिवार में 6 लोग थे, अब सदस्य हो गए 8 हो गए, अब वो 6 के लिए पहले 5 लाते थे, अब वो 8 के लिए भी 5 ला रहे हैं, समझ रहे हो, 8 के लिए 5 ला रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये जो लोग हैं या तो भूखे सोते हैं, ठीक भूखे सोते हैं। अब देखो भूखे सोंगे तो भूखे तो वो सोंगे नहीं, तो वो क्या करेंगे, वो मांग करेंगे। वो क्या करेंगे? मांग करेंगे। वो क्या मांग करेंगे कि वस्तु जो है उसको कम किया जाए, वस्तु के जो मूल्य है, वस्तु का जो मूल्य है उसे कम किया जाए। क्यों? तो वस्तु का मूल्य में कमी क्यों करना चाहेंगे? सुनना ध्यान से, वस्तु मूल्य क्यों कम करना चाहेंगे? वो इसलिए कम करना चाहेंगे क्योंकि उनके पास रुपए 100 ही हैं, लेकिन वो वस्तु को ज़्यादा खरीदना चाहेंगे। वो वस्तु को ज़्यादा खरीदना चाहेंगे, वो चाहेंगे कि वस्तु मेरे पास 8 आ जाए, सदस्य 8 हैं तो 8 वस्तु आ जानी चाहिए, ठीक है। तो अब पैसे उतने ही हैं, और वस्तु का अगर मूल्य वही रहेगा ना, और पैसे में भी मार्केट में भी पैसा नहीं आ पा रहा है, तो वस्तु का मूल्य अगर वही रहेगा तो फिर वो 5 ही खरीद पाएंगे, तो फिर वो भूखे सोएंगे। तो भूखे तो वो सोना नहीं चाहते, वो तो गवर्नमेंट ये करेंगे वस्तु का मूल्य में कमी की जाए। वस्तु का अगर मूल्य में कमी करेगी तो वस्तु के जैसे ही मूल्य में अगर मान लो कमी होती है ना, वस्तु के मूल्य में अगर कमी होती है तो अब एक चीज समझना, यहाँ पे वस्तु के मूल्य में जैसे कमी है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये लोग 5 वस्तुएं खरीदते थे, अब ये 8 खरीदने लगेंगे 100 रुपए में, 8 खरीदने लगेंगे 100 रुपए में। देखो 100 रुपए में 8 खरीदने लगे, तो अब क्या हुआ, यही वस्तु है अब कम पड़ जाएंगी मार्केट में, अब कम पड़ेंगी, तो अब क्या होगा,
अब जैसे ही कम पड़ेंगी तो फिर यही जो लोग 8 लोग हो गए, अब यही क्या करेंगे, डिमांड करेंगे, मांग करेंगे कि मुझे और ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जाए, वस्तुएं उत्पादित की जाएं। ठीक है, की जाए, वस्तुएं उत्पादित की जाए। तो इससे भी क्या है, वृद्धि बढ़ती है। इससे भी क्या है, मांग जनित जो है मुद्रास्फीति जो है वो वृद्धि होती है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन समझो, वस्तुओं का जो मूल्य है उसमें तो कमी हुई कि नहीं। पहले आप देखोगे तो वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो रही, वस्तु के मूल्य में वो वृद्धि हो रही है, वस्तु के मूल्य में वो क्या हो रही है, वृद्धि। वो वस्तु के मूल्य में कब वृद्धि हो रही है, जब मार्केट में पैसा अधिक होता है, मार्केट में पैसा अधिक होता है। लेकिन मार्केट में पैसा उतना ही है, लोग जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, तो ओब्वियसली वो डिमांड करेंगे वस्तुओं के मूल्य में कमी की जाए। राइट, वस्तुओं के मूल्य में कमी की जाए। अब देखो वस्तुओं के मूल्य में ऑटोमेटिक भी कमी हो जाती है वस्तुओं के मूल्य में ऑटोमेटिक भी कमी हो जाती है। वो होने का कारण क्या है कि मान लो कि मार्केट में क्या हो रहा है कि पैसा अधिक आ रहा है। राइट, मार्केट में वो पैसा अधिक आ रहा है। राइट, अब मार्केट में पैसा अधिक आने का कारण क्या होता है कि वो अधिक से अधिक जो मूल्य हैं, वस्तुएं हैं, वो खरीदना चाहेंगे। या तो वो आप ऐसा भी कर सकते हैं, वो उन सोना भी खरीदना चाहेंगे। राइट, वो सोना अपना रख लेते हैं, गहनता में रख लेते हैं। तो सोना भी आप जानते हो ना, वो महंगा क्यों रहता है, वो इसी वजह से रहता है। मार्केट में पैसा आता है, लोग सोना खरीद खरीद रख लेते हैं, सोना खरीद के रख लेते हैं कि चलो सोना आगे महंगा होगा, ठीक है, फिर उसे सेल कर देंगे। तो इससे क्या है कि मुद्रास्फीति पे प्रभाव पड़ता है, इससे भी पड़ता है। तो आप एक चीज़ सोचिए यहाँ पर कि जैसे वस्तु को मूल्य में वृद्धि, मार्केट में पैसा आया तो ज़्यादा लेना चाहेंगे, तो इससे क्या है कि वस्तु के मूल्य में ओबियसली वृद्धि हो रही। अब वो वृद्धि हो रही है तो लोग क्या करेंगे, तो उस वस्तु को खरीदना बंद करेंगे। अब वो सोचेंगे कि मेरे पास पैसा इतना नहीं है। अब सोचना, वस्तु मूल्य में वृद्धि हो रही है, वो तो वृद्धि हो रही, लोग कर रहे। अब क्या होता है कि एक समय ऐसा भी आ जाता है कि वस्तु के जो मूल्य है वो एक समय उतना ही रहता है, वस्तुओं का जो मूल्य है वो एक समय तक उतना ही रहता है। मान लो 100 रुपये है, पहले भी था, अब आज भी है। अब है बात ये आ गई कि मार्केट में पहले पैसा आ गया था, अब क्या हुआ कि मार्केट में पैसा नहीं रहा, मार्केट में पैसा नहीं रहा। तो लोगों के पास क्या है कि अब वो खरीदने के लिए उनके पास पैसा नहीं रहा, तो वस्तु का मूल्य उतना ही है, तो ये वस्तु हो जाएंगी सस्ती। और जैसी सस्ती होती हैं तो फिर आ जाती है आर्थिक मंदी। तो आर्थिक मंदी होने के कारण क्या है, यही कारण है कि वस्तुओं के मूल्य में गिरावट आ जाती है। समझ रहे, वस्तुओं के मूल्य में गिरावट आ जाती है और परचेजिंग पावर क्या आ जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो इससे क्या है कि जो आर्थिक मंदी है वो आ जाती है। तो आर्थिक मंदी आने के एक कारण है कि वस्तुओं के मूल्य में कमी हो जाना और डिमांड जो है उसमें भी कमी हो जाना, डिमांड मांग में कमी हो जाना, वस्तुओं के मूल्य में कमी हो जाना। इससे क्या है कि आर्थिक मद्दा आ जाता है। तो इससे है जो देश का आर्थिक विकास है वो अवरुद्ध होने लगता है, उद्योग जो है अवरुद्ध होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि लोग मांग ही नहीं करेंगे तो उद्योग कैसे उत्पादन करेंगे, उद्योग उत्पादन नहीं कर पाएंगे, तो इससे क्या हो जाता है कि आर्थिक मंदी आ जाती है। तो आपने 1929 की आर्थिक मंदी देखी हो, भारत की 1990 की आर्थिक मंदी देखी हो, तो आर्थिक मंदी होने के यही कारण रहे हैं। अगर और हम आर्थिक मंदी जब अलग से पढ़ाएंगे तो उसमें बहुत डिटेल से समझा देंगे। यहाँ पे ये आर्थिक मंदी नहीं पढ़ाना है, यहाँ पे केवल हमें मांग जनित मुद्रास्फीति के विषय में समझाना है। लेकिन एक दूसरे से जुड़ा सेगमेंट है, तो अगर समझ लेते हो तो बेहतर रहेगा, और आगे फिर और समझ लोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए, अब बात ये आती है कि तो वृद्धि होने के कारण, ये मैंने आपको बताया, जनसंख्या वृद्धि है, मार्केट में पैसा अधिक होना है, सप्लाई समस्या है, उत्पादन की कमी है, तो ये कारक माने जाते हैं। अब बात ये आती है कि मांग जनित मुद्रास्फीति को नियंत्रण कैसे किया जाए, मांग जनित मुद्रास्फीति को नियंत्रण कैसे किया जाए। तो नियंत्रण करने के कई सारे उपाय हैं। पहला उपाय है कि मान लो उत्पादन में कमी है, तो पहले आप, ये आता है शॉर्ट टर्म में, मान लो कि मांग जनित में मांग बढ़ रही है, राइट, लोगों की मांग बढ़ रही है। अब सरकार के पास अब उत्पादन नहीं है, सरकार के पास उत्पादन नहीं, तो सरकार एकदम तो उत्पादन बना नहीं लेगी, तो वो सरकार क्या करेगी, शॉर्ट टर्म प्रयास करेगी। शॉर्ट टर्म प्रयास क्या करेगी, वो बाहर से क्या करेगी, आयात कर लेगी, वो बाहर से विदेशों से आयात कर लेगी। मान लो जिस वस्तु की आवश्यकता पड़ी, लोगों को आवश्यकता पड़ी, तो वो क्या करेगी, गवर्नमेंट या अथॉरिटी वो विदेशों से आयात कर लेगी, राइट, विदेशों से आयात कर लेगी। वो शॉर्ट टर्म में है, समझ रहे हो। अब विदेशों से वो जैसे ही आयात करती है, सुनना ध्यान से, विदेशों से आयात करती है, तो इससे क्या है, जो मांग है
जो मांग है वो तो सरकार पूरी करेगी, सुनना ध्यान से, वो तो मांग जो है सरकार पूरी करेगी, लेकिन सरकार का क्या होता है, राजकोषीय घाटा बढ़ने लगता है। क्यों? क्योंकि सरकार जो है बाहर से जब खरीदती है तो सरकार पैसा खर्च करती है कि नहीं। अगर मांग ना बढ़ती, सुनना ध्यान से, अगर मांग में वृद्धि ना होती तो सरकार विदेशों से क्यों आयात करती? नहीं करती ना। अब मांग बढ़ रही है, मांग बढ़ रही है तो विदेशों से आयात करेगी। अब आयात करेगी तो इससे क्या है कि जो हमें पैसा अपनी सरकार को अपने घर में खर्च करना चाहिए था, अपने भारत में खर्च करना चाहिए था, अब वो विदेश में चला गया। समझ रहे, वो विदेश में चला गया तो इससे क्या होता है, इससे क्या होता है समझ रहे हो, इससे ये होता है कि हमारा राजकोषीय घाटा में भी कमी होती है, साथ ही साथ हमारा जो आर्थिक देश का विकास है, अवरुद्ध, वो भी एक स्थिति में बनने लगता है, लेकिन वो संतुलन में रहता है। क्यों? क्योंकि अगर आप मांग तो भाई पूरी करनी पड़ेगी, मांग तो पूरी करनी पड़ेगी कि नहीं, भले ही विदेशों से आयात करो, पैसा तो खर्च होगा ही, लेकिन लोगों की जो मांग है उसे तो पूर्ति करनी पड़ेगी ना। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता है कि पैसा बाहर चला गया, लेकिन लोगों की अगर मांग पूरी कर रहे हो ना, तो इससे भी आप जानते हो हमारा देश का विकास होता है। लेकिन सरकार अगर खुद वही पैसे से अगर करती है तो अच्छा रहता है, लेकिन अब वो विदेश में चला जाता है, लेकिन क्या किया जाए, तो मांग तो पूरी करनी पड़ेगी ना। तो इसका एक आयात पर करने की वजह से जो पैसा है सरकार का, जो घर में खर्च करना चाहिए था, वो विदेश में चला जाता है। समझ रहे हो? अब लेकिन सरकार तो करनी पड़ेगी ना, सरकार को क्या करे फिर। इसके बाद क्या होता है, शॉर्ट टर्म में मैंने आपको बताया विदेशों से आयात कर लेगी, जो भी उत्पादन की कमी है, कोल्ड स्टोरेज में कमी है, राइट, तो उत्पादन से विदेशों से आयात कर लेगी। अब कोई विलासितापूर्ण वस्तुएं हैं तो उसको भी आयात करेगी, वो भी आयात करेगी। भले ही हमारा खाद्यान्न से संबंधित ना हो, हम खाद्यान्न की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी वस्तु हो, कोई भी वस्तु हो, किसी की अगर मांग बढ़ रही है, अगर भारत में वो है नहीं पर्याप्त, तो क्या करेगी, विदेशों से आयात करेगी ना। चलिए, तो इतना आपको समझ में आना चाहिए। इसके बाद क्या होता है, शॉर्ट टर्म के बाद कुछ लॉन्ग टर्म में भी प्रयास करती है सरकार। लॉन्ग टर्म में भी सरकार क्या करती है, वो प्रयास करती है। वो कैसे करती है, वो आप जानते हो, जो उत्पादन है, राइट, जो उत्पादन है उसमें वृद्धि करने का प्रयास करेगी। उत्पादन है उसमें सरकार क्या करेगी, वृद्धि करने का प्रयास करेगी, यानी कि उत्पादन में वृद्धि। अब उत्पादन में वृद्धि करेगी लॉन्ग टर्म में, तो उत्पादन में एकदम तो वृद्धि हो नहीं जाएगी। इसके लिए आप जानते हो कृषि क्षेत्र में वो काम करेगी, राइट। कृषि क्षेत्र में अगर खाद्यान्न की अगर समस्या है तो वो कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देगी, तो कृषि क्षेत्र के लिए बहुत नवीनतम योजनाएं लागू करेगी, कृषि प्रबंधन योजनाएं लागू करेगी, कृषि सिंचाई योजना लागू करेगी, ठीक है, और बहुत सारी कृषि संबंधित योजनाएं जो गवर्नमेंट चालू करती है, रेगुलेट रखती है। तो वो क्यों रखती है, उत्पादन वृद्धि के लिए, राइट, उत्पादन वृद्धि के लिए। अब उत्पादन में वृद्धि करेगी, राइट। अब उत्पादन में जब वृद्धि करेगी तो वो लॉन्ग टर्म है, अब एकदम शॉर्ट टर्म में तो हो नहीं जाएगा। लोगों को अभी आवश्यकता है, अब लोगों को कल ही चाहिए, तो कल चाहिए तो लोग, अब उत्पादन में वृद्धि एकदम तो हो नहीं जाएगी। कृषि में तो काफ़ी समय लग जाता है उत्पादन करने में। तो अब क्या करेगी सरकार, लॉन्ग टर्म वाले प्रयास करेगी। शॉर्ट टर्म में तो विदेश में आयात कर लेगी, लॉन्ग टर्म में आप जानते हो उत्पादन में वृद्धि करेगी ना, तो वो क्या करेगी, कृषि पर बल देगी, राइट, कृषि पे बल देगी। तो कृषि पे आप जानते हो कितनी सारी कृषि के लिए योजनाएं सरकार कराती है, ठीक है। और कृषि पे आप जानते हो, इसके लिए आप जानते हो कृषि से संबंधित आप जानते हो जो कृषि कृषि किसान संगठन है, राइट, सरकार का है, वो जागरूक कराता है किसानों को कैसे उत्पादन करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, उनके विषय में जागरूक कराता है, कृषि किसान संगठन है, ओके। इसके बाद आप जानते हो कृषि संबंधित तो बहुत सारी योजनाएं हैं, यहाँ पे ये सब बताने की जरूरत नहीं है बस। इसके बाद आप जानते हो कि कृषि में अगर आप जानते हो उत्पादन करती है, तो इसमें जो उत्पादन हुआ है, जो लोगों ने किया है, तो उसके लिए उन्हें सही मूल्य पर उनसे क्या करना है, परचेज करना है। तो जो एमएसपी है, मिनिमम सपो जो जो प्राइस होता है, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, या जो मिनिमम मतलब न्यूनतम जो समर्थन मूल्य है, वो सरकार जो है डिसाइड करती है, वो सही से। अगर सरकार सही से डिसाइड करती है, राइट, तो लोगों के भी भला होगा, राइट, लोगों का भी भला होगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करने का प्रयास करेंगे। अब सरकार जो है, मान लो कोई चीज़ 20 रुपए की है, ठीक है, अगर एमएसपी है 20 रुपए कर रही है सरकार,
अगर किसान को लगता है कि ठीक है 20 रुपए है, हमारा काम चल जाएगा, हमारे खर्चे निकल आएंगे, जो भी लागत लगी है कृषि में वो निकल आएगी, तो वो बेच देगी। अगर कम रहेगी ना तो फिर वो नहीं बेचेगी, वो घर में रख लेगी। क्या कर लेगी? वो घर में रख लेगी। अब जैसे ही घर में रखती है, अब सुनना, व्यक्ति क्या करते हैं, अब वो व्यक्ति ऐसे होते ही नहीं, वो सोचते हैं कि चलो जब महंगाई महंगी होगी तभी बेचेंगे, अब तब तक हम अपने पास रख लेंगे, समझ रहे हो, तब तक अपने पास रख लेंगे। तो लोग क्या कर देते हैं कि एमएसपी अगर वो देखते हैं कि अभी कम है, मार्केट में पैसा जो है अभी कोई चीज़ का कम है, ठीक, अब कम हो रहा है, तो वो क्या करते हैं अपने घर में रख लेते हैं। अब घर में रखने से क्या होता है, सुनना ध्यान से, घर में रखने से क्या होता है, वो विचार करते हैं कि अब आगे बेचेंगे, फिर कभी बेचेंगे, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, महीने में, तब बेचेंगे, राइट। अब इससे क्या होता है कि जो सरकार के पास में जो उत्पादन था उसमें कमी रहती है। क्यों? अब वो कमी तो रहेगी, क्योंकि लोग बेच ही नहीं रहे हैं, तो कमी तो रहेगी। तो इसलिए सरकार को एक अच्छा सा एमएसपी निर्धारण करने की आवश्यकता होती है कि अगर वो सही मूल्य को निर्धारण करती है एमएसपी को, तो फिर लोग क्या करेंगे, इसे परचेज करेंगे, सॉरी, इसे सेल करेंगे, अपना जो उत्पादन हुआ है कृषि में वो सेल करेंगे। ओके, तो सरकार के पास उत्पादन आ जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। तो उत्पादन में आप जानते हो, तो ये सरकार के कुछ प्रयास रहते हैं, सही मूल्य पर वस्तुओं को, उत्पादन को खरीदना है, ठीक है, कृषि क्षेत्र में कृषि को बढ़ावा देना है, राइट। तो ये कृषि क्षेत्र के लिए कुछ इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप जानते हो कि इसके बाद आप जानते हो, अगर उत्पादन में आप जानते हो कि अगर और भी प्रयास करना है, राइट, और भी प्रयास करना है, जैसे बहुत सारे प्रयास होते हैं उत्पादन को लेकर के, जैसे विनिर्माण के क्षेत्र में। तो विनिर्माण के क्षेत्र में अगर उत्पादन में वृद्धि करनी है तो आपको उद्योगों को स्थापित करना चाहिए। तो उद्योगों को भी स्थापित करना है। अब उद्योगों को स्थापित करने में आप जानते हो सरकार कितना प्रयास करती है। जैसे एमएसएमई उद्योग हैं, सूक्ष्म उद्योग है, सरकार कितना प्रयास की है। एमएसएमई उद्योग में सरकार कितना बढ़ावा दे रही है, सूक्ष्म उद्योग हैं उनको भी बढ़ावा दे रही है, राइट। फाइनेंशियल उद्योग हैं उनको भी सरकार बढ़ावा दे रही है, बड़े बड़े उद्योग हैं उनको भी सरकार बढ़ावा दे रही है। क्यों दे रही है? वो इसीलिए दे रही है कि उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि हो सके, उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि हो सके। इससे क्या होगा कि हमारी जो मुद्रास्फीति है, मांग जनित मुद्रास्फीति है, वो नियंत्रण में रहे, राइट, नियंत्रण में रहे। साथ ही साथ नए नए प्रोडक्टों को बनाती है, नए नए प्रोडक्ट बनाती है ना सरकार। आप एक चीज़ सोचिए कि जो ओल्ड प्रोडक्ट हैं, जो हर व्यक्ति को आवश्यकता रहती है, राइट, आवश्यकता रहती है, तो वो तो सरकार बनाती है, लेकिन सरकार कुछ नया करना चाहती है, कुछ सरकार नया भी करना चाहती है। वो नया कुछ ऐसे ऐसे और प्रोडक्ट बनाएगी अलग अलग तरीके के, जो कभी कभी बनाए ही नहीं गए हैं। ऐसे क्यों बनाती है? इसलिए बनाती है कि लोग इसको आकर्षित हों, इसके लिए परचेज करें, आकर्षित हों, इसको भी परचेज करें। इससे क्या है कि देश में विकास होगा, देश में विकास होगा। तो नई नई तरीके के सरकार प्रोडक्ट बनवाने का प्रयास करती है, और इसका क्या कर देती है, निजी कंपनियों को भी मतलब दे देती है कि आप बनाओ जा करके नया नया प्रोडक्ट। तो निजी कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियां, प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनियां हैं, वो फैक्ट्री हैं, कारखाने हैं, वो बनाती हैं। ओके, तो वो किस लिए बनाती हैं? वो इसीलिए तो बनाती हैं, चलो, कि ताकि लोग आकर्षित हों और उसका विकास हो सके देश का। अब बात ये आती है कि विनिर्माण क्षेत्र में आप जानते हो उद्योगों को स्थापना करती है। तो उद्योगों के लिए आप जानते हो सरकार ने कितनी सारी योजनाएं चलाई हैं, स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया, एमएसएमई उद्योगों के लिए भी सरकार योजना चलाती है, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, तो ये क्या है? ये उद्योगों को बढ़ा रही है, राइट। चौथी औद्योगिकरण नीति, ये क्या है? उद्योगों को बढ़ावा देना है। इससे क्या है कि उत्पादन की जो वृद्धि है उसमें उसका जो रेट है उसमें वृद्धि होगी। इससे हमारी जो मांग जनित मुद्रास्फीति है वो भी नियंत्रण में रहेगी। दूसरी बात है कि हमारे जो नए नए प्रोडक्ट बनेंगे, नए नए मार्केट में प्रोडक्ट जाएंगे, इसको लोग परचेज करेंगे, उसकी मांग बढ़ेगी तो उतनी ज़्यादा और परचेज करेंगे, तो इससे क्या है, विकास होगा। तो आप एक चीज़ ये सोचिए, मांग जनित मुद्रास्फीति से हमारे देश में का जो विकास है वो रुकता नहीं है, समझ रहे हो। मांग जनित मुद्रास्फीति से देश का विकास नहीं रुकता है, देश का विकास बढ़ता है, देश का विकास बढ़ता है। लेकिन ज़्यादा अगर हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है तो समस्या आती है, ज़्यादा हो जाती है तो समस्या आती है। अगर वो एक सही समय में, अगर सही दिशा में अगर वो चल रही है, सही समय में, सही दिशा में अगर मांग जनित मुद्रास्फीति चल रही है, वो देश के लिए विकास के रूप में आती है। क्यों? लोग नए नए प्रोडक्ट लेंगे, नए नए, उनके पास पैसा रहेगा तो नए नए प्रोडक्ट लेंगे, राइट। अब नए नए प्रोडक्ट लेंगे तो फिर क्या है कि सरकार क्या है, नए नए प्रोडक्टों को और बनवाएगी, तो इससे क्या है, देश का विकास होगा, समझ रहे हो, देश का विकास होगा। तो ये है कि मांग जनित मुद्रास्फीति
से ऐसा नहीं है कि विकास नहीं होता। ये सब हम इसके प्रभाव पढ़ेंगे, मुद्रास्फीति के प्रभाव पढ़ेंगे, अभी हम प्रभाव की बात नहीं कर रहे हैं। बस नॉर्मल की पॉइंट आ जाते हैं तो वो थोड़ा समझाते हैं तो वो भी समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलो, तो ये कारण है। और भी अगर आप देखोगे तो शॉर्ट टर्म में एक चीज़ और है, इसमें एक आप लिख सकते हो कि जो वस्तु है उसको थोड़ा महंगा कर दो, आप उसको महंगा कर दो। तो एक चीज़ देखो यहाँ पर, वस्तु का महंगा हो जाना एक्चुअली में मुद्रास्फीति बढ़ना होती है, लेकिन किसी समस्या बस अगर वस्तु महंगी है तो वो गलत नहीं होती, समझ रहे हो। समस्या बस अगर वस्तु महंगी है तो गलत नहीं होती है। तो देखो शॉर्ट टर्म में वस्तुओं की मांग ज़्यादा बढ़ रही है किसी वस्तु की, तो वस्तु महंगी हो सकती है, वस्तु महंगी कर सकती है सरकार की। इसे महंगा कर दो थोड़ा कुछ दिनों के लिए निरंतर, ताकि हम बाहर से खरीद लाएं या उत्पादन में हम थोड़ा वृद्धि कर लें, तब तक वस्तु को महंगी कर सकती है सरकार, वो कर देती है। तो ये शॉर्ट टर्म में अपना सकती है, वस्तुओं को भी महंगी कर सकती है, ऐसी बात नहीं है। वो नियंत्रण तो सरकार के, आप एक चीज़ याद रखना, मुद्रास्फीति बढ़ रही है तो इसका रीजन ये नहीं है कि उसका निगेटिव पॉइंट ही हो, उसका पॉजिटिव पॉइंट भी होते हैं, उसके पॉजिटिव पॉइंट भी होते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म में सरकार वस्तु को महंगी कर सकती है, तो वस्तु का महंगी होने का मतलब है मुद्रास्फीति बढ़ रही है। ओके, मुद्रास्फीति बढ़ रही है तो वस्तु महंगी क्यों की गई, वो इसलिए की गई ताकि वस्तुओं जो उत्पादन है उसमें कमी है और बाहर से इतनी जल्दी नहीं आ पा रहे हैं, तो लोगों को नियंत्रण तो करना ही पड़ेगा। तो मुद्रास्फीति क्या करेगी वो, सॉरी, नियंत्रण करने के लिए वस्तु को महंगी कर सकती है, समझ रहे। तो ये भी एक उपाय अपनाया जाता है, लेकिन एक्चुअली में सरकार इस उपाय को अपनाती नहीं है, समझ रहे हो। सरकार इस उपाय को एक्चुअली अपनाती नहीं है, वो इसलिए नहीं अपनाती है कि अगर इसको अपनाएंगे तो लोगों के पास, लोग फिर से खरीदेंगे नहीं, फिर से नहीं खरीदेंगे, तो फिर आप जानते हो इसकी जो कीमत है वो डाउन हो जाएगी, फिर से खरीदेंगे नहीं ना। तो इसलिए सरकार क्या करती है, इसका मूल्य यथावत रखती है, इसका मूल्य यथावत रखती है और बाहर से लाने का वो प्रयास करती है अपने बच्चों के लिए। चलो, अब बात ये आती है कि और भी क्या उपाय हो सकते हैं तो नियंत्रण करने के। तो और एक उपाय ये है कि जो आरबीआई है, राइट, आरबीआई क्या करती है, जो मार्केट में ज़्यादा पैसा फिलो हुआ है, राइट, मार्केट में अधिक से अधिक पैसा फिलो हुआ है, तो इस पैसे को क्या करेगी, नियंत्रण करेगी, इस पैसे को क्या करेगी, नियंत्रण करेगी। इसके लिए वो क्या उपाय कर सकती है, जो वाणिज्यिक बैंकें होती हैं, राइट, तो उनसे क्या कर देगी, जो रेपो रेट है उसमें वृद्धि कर देगी, ठीक है, रेपो रेट में वृद्धि कर देगी, सीआरआर में वृद्धि कर देगी, राइट, रेपो रेट है, सीआरआर है, इसमें वृद्धि करेगी, एसएलआर है, इसमें वृद्धि करेगी। तो इससे क्या हो जाएगा, इसको हम जब बैंकिंग सिस्टम पढ़ाएंगे तब इनको हम डिटेल से समझा देंगे, बहुत ही डीपली से, राइट। तो अभी केवल इतना समझो, आरबीआई है उस आरआर को वृद्धि कर देगी, सीआरआर को बढ़ा देगी, एसएलआर को बढ़ा देगी। इससे क्या होगा, जो वाणिज्यिक बैंक के पास जो पैसा एक्स्ट्रा रखा है, जो मार्केट में लोग, क्या होता है, ऐसा होता है ना कि अगर यहाँ पे ये चीज़ें हमें समझना नहीं है, ठीक है, ये बैंकिंग सिस्टम है, हम समझाएंगे, यहाँ पर ये सब ठीक नहीं लगता है। तो आरबीआई जो क्या है, आरआर को बढ़ाएगी और सीआरआर को बढ़ाएगी, एसआरआर को बढ़ाएगी। इससे क्या है कि जो मार्केट में अधिक पैसा है वो खिंच जाएगा, क्यों, किससे क्या होगी, जो वाणिज्यिक बैंकें हैं उनसे पैसा चला जाएगा कहाँ पे, आरबीआई के पास। अब आरबीआई के पास चला जाएगा तो बैंकों के पास पैसा ही नहीं, तो मार्केट में पैसा आएगा कहाँ से, समझ रहे हो, मार्केट में पैसा आएगा कहाँ से, क्योंकि मार्केट में पैसा तो लोग बैंकों से निकालते हैं, ठीक है। अब जब बैंक में ही पैसे नहीं रहे, आरबीआई के पास चले गए, तो फिर क्या है कि मार्केट में पैसा कम होने की वजह से भी आप जानते हो मांग जो है वो नियंत्रण किया जा सकता है, समझ रहे हो। चलो, वो मांग किन आधार पर नियंत्रण किया जा सकता है, यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया था कि पैसा अधिक होने से लोग जो एक वस्तु पहले दो वस्तुओं को जो पैसा बढ़ने से दो खरीद रहे थे ना, और जैसे ही मार्केट में पैसा कम हुआ तो यही जो दो खरीद रहे वो फिर एक खरीदने लगते हैं, तो इससे क्या है कि जो मांग है वो नियंत्रण में आ जाती है। तो मांग जो है मुद्रास्फीति इस प्रकार से नियंत्रण की जा सकती है आरबीआई के माध्यम। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं। और भी है, जैसे अगर आप देखोगे तो टैक्स में वृद्धि कर सकती है गवर्नमेंट, टैक्स में वृद्धि करेगी। तो टैक्स में अगर जब वृद्धि होती है तो इससे क्या है कि लोगों के पास जो ज़्यादा पैसा है वो टैक्स के रूप में सरकार के पास जाने लगता है। तो टैक्स से वृद्धि होने से भी आप जानते हो जो मैगजन मुद्रास्फीति है वो नियंत्रण की जाती है। तो टैक्स में वृद्धि होना है आरबीआई के माध्यम से,
ठीक है, और उत्पादन में वृद्धि है, विदेशों से आयात करना है, वस्तु के मूल्य में भी वृद्धि है। इन सभी से क्या है, या उद्योगों की स्थापना करना है, इनसे क्या है कि जो मांग जनित मुद्रास्फीति है एक्चुअली में वो नियंत्रण होती है। समझ रहे हो, वो एक्चुअली में क्या हो जाती है, नियंत्रण हो जाती है, इससे नियंत्रण की जाती है। समझ रहे हो ना। चलिए, और भी उपाय कर सकती है सरकार, जैसे जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो जनसंख्या वृद्धि के लिए जनसंख्या नीति लेके आती है गवर्नमेंट। समझ रहे हो, जनसंख्या नीति लेके आती है। एक टू चाइल्ड पॉलिसी, हम एक हमारे दो, हम दो हमारे दो वाली पॉलिसी आती है, या हम दो हमारे एक, एक ऐसी पॉलिसी सरकार लेके आती है। वो क्यों लाती है, वो इसीलिए लाती है। लेकिन जनसंख्या वृद्धि होना गलत नहीं है, लेकिन एक समय ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि होना गलत हो जाता है। तो देखो, आर्थिक व्यवस्था जो है वो एक संतुलन के आधार पर चलती है। अगर कम है तो गलत है, ज़्यादा हो रही है तो भी गलत है। तो संतुलन बनाए रखना और देश का विकास करना यही इंपॉर्टेंट है, यही अर्थव्यवस्था चाहती है। तो इसके लिए आप जानते हो कई सारी शेप अपनाई जाती है, बी शेप आकार, यू शेप की, जेड शेप की। तो ऐसे भी आप जानते हो, देखो ये अवस्था गिरी 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 ऐसी चली, फिर बढ़ गई, कभी कभी ऐसी होती है, ऐसी जेड फिर आई, इस प्रकार से कभी बी शेप की आती है। तो ये आपने पढ़ा होगा कभी, ये हम आपको आगे बता देंगे। चलो तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि टैक्स में वृद्धि हो, चाहे आरबीआई या रेपो रेट बढ़ाए या अन्य जो शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, अगर इनका प्रयास करती है सरकार तो निश्चित ही आप जानते हो क्या हो जाएगा, कांगजेल मुद्रास्फीति नियंत्रण की जा सकती है। और भी हैं कारण। आप मान लो कि सरकार के पास पैसे ही नहीं है तो सरकार बाहर से ले सकती है, आईएमएफ से ले सकती है, वर्ल्ड बैंक से ले सकती है। तो उससे भी ये भी उपाय अपना लेती है सरकार। वो किस लिए अपना लेती है, वो इसलिए अपना लेती है कि ज़्यादा से ज़्यादा उद्योगों को उन्हें स्थापित करना है तो वो उधार ले लेती है। चलो, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, इनके नाम सुने हो, या और भी आईबीडी है, जो इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर जो बैंक है से भी है, दे सकती है। चलो, तो आपको मांग जनित मुद्रास्फीति है वो आपको इस पर समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं लागत जनित मुद्रास्फीति। लागत जनित मुद्रास्फीति क्या होती है उसको समझते हैं। एक मिनट। एक मिनट वेट करो। तो बात कर रहे हैं अब लागत जनित मुद्रास्फीति। तो ये जो डिपेंड करती है वो लागत बेस पर होती है कि कोई अगर उत्पादन हो रहा है तो उसमें लागत जो है वो किस प्रकार की लगाई जा रही है। राइट, तो इसको समझते हैं अब। अभी तक जो मैंने समझा वो थी मांग जनित के आधार पर। अब हम समझते हैं लागत जनित के आधार पर, फैक्टर कॉस्ट के आधार पर। चलो, दूसरी आ जाती है लागत जनित। ये मुद्रास्फीति के जो बढ़ने कारण है उसमें है लागत जनित। पहली थी मांग जनित, दूसरी है लागत जनित लागत जनित, या हम इसको ऐसे कर सकते हैं फैक्टर कॉस्ट के आधार पर मुद्रास्फीति। चलो, तो लागत जनित क्यों, कैसे होती है, कैसे क्या है, तो इसके विषय में अगर आप समझना है तो सबसे पहले एक चीज ऐसे समझो कि लागत, मुझे वस्तु का उत्पादन करना है। राइट, वस्तु का उत्पादन करना है तो सबसे पहले हम अब जो चीज उत्पादन कर रहे हैं उसमें क्या लागत लगा रहे हैं, समझ रहे हो, उसमें हम क्या लागत लगा रहे हैं। तो अगर मान लो मुझे कोई प्रोडक्ट बनाना है, समझना यहाँ पे, अगर मुझे कोई प्रोडक्ट बनाना है तो इस प्रोडक्ट में हमारे पास क्या क्या पर्याप्त संसाधन है, तो इस पे
बेस होती है लागत जनित मुद्रास्फीति। कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है, राइट, कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो इस प्रोडक्ट में कच्चा माल कहाँ कैसा क्या है इसके विषय में देखा जाएगा, कच्चा माल देखा जाएगा। साथ ही साथ ये जो प्रोडक्ट बना रहे हैं इसमें मजदूर हैं, वो भी ध्यान में रखना होता है, मजदूर की मजदूरी भी ध्यान में रखनी होती है, राइट, मजदूरी भी ध्यान में रखनी होती है। तो ये चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। तो अब इनको हम समझते हैं कि लागत जनित मुद्रास्फीति या फैक्टर कॉस्ट के आधार पर आप जानते हो कि मुझे क्या करना है, उत्पादन तो करना ही है, उत्पादन तो करना ही है। अब इस उत्पादन के लिए, इन उत्पादन के लिए मुझे क्या क्या आवश्यकताएं हैं। मान लो कोई चीज़ हम उत्पादन करते हैं तो उत्पादन करने के लिए कुछ मानदंड होते हैं, राइट, कुछ उसकी डिमांड होती है प्रोडक्ट की कि अगर आप हमें बनाओगे तो हमें ये चीज़ की आवश्यकता है, राइट। तो वही चीज़ें जो है, वही चीज़ें हैं कि कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो उस प्रोडक्ट के बनने में क्या क्या लागत आई, क्या क्या लागत आई। अब वो लागत जो है वो किस बेस पे रही, वही कहलाती है उसकी मुद्रास्फीति, वही कहलाती है उसकी मुद्रास्फीति। तो लागत जनित मुद्रास्फीति में आप ऐसे समझो कि अगर ये प्रोडक्ट है, राइट, ये जो प्रोडक्ट है, अगर ये प्रोडक्ट में कच्चा माल भी लगता है, क्या लगता है, पहली कंडीशन तो है इसमें कच्चा माल लगता है। दूसरी बात ये आ जाती है कि कच्चा माल के साथ साथ आप जानते हो कि उसमें प्रोडक्ट बनाने के लिए मजदूर भी लगते हैं, समझ रहे हो, प्रोडक्ट बनाने के लिए मजदूर भी लगते हैं। तीसरी है बात ये आती है कि तीसरी बात ये आती है कि जो मजदूर लगे हैं इनकी मजदूरी जो है वहाँ पर किस प्रकार की है, इस बेसिस पर ये समझी जाती है। तो कच्चे माल की अगर हम बात करें, इसकी कच्चे माल की अगर हम बात करें तो अगर कच्चा माल है, अगर कच्चा माल है, अगर कच्चे माल में के जो मूल्य है इसके में अगर वृद्धि हो रही है, राइट, अगर कच्चा माल के मूल्य में अगर वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट जो बनाया गया है ये भी महंगा रहेगा, समझ रहे हो, ये भी महंगा रहेगा। तो अब जब प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा तो एक्चुअली में आप देखोगे ना तो वो भी एक मुद्रास्फीति वृद्धि करेगी। लेकिन एक चीज़ आप ये सोचिए कि जो मांग जनित मुद्रास्फीति है वो एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो इसका अगर आप वक्र बनाओगे ना, ये वाला ऐसा ये चक्र बनाओगे, वृत्त बनाओगे तो ये बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप संबंध देखोगे ना जा करके लागत जनित का, वो मांग जनित से ही जा रहा है, क्योंकि ये ओवरलैपिंग कर रही है। तो मांग जनित जो मुद्रास्फीति है वो लागत जनित के ऊपर है, ऊपर एक मतलब ऊपर आ जाती है, ये अंदर की है। क्योंकि प्रोडक्ट देखो, अब यहाँ पे देखना, ये कच्चा माल में वृद्धि हुई, कच्चे माल में वृद्धि हुई, ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट में वृद्धि हो रही। अब प्रोडक्ट में वृद्धि हो रही तो मुद्रास्फीति बढ़ गई, मुद्रास्फीति बढ़ गई, समझ रहे हो, मुद्रास्फीति बढ़ गई। तो अब यही कारण है ना, यही कारण है कि जो लागत जनित मुद्रास्फीति है वो प्रोडक्ट की महंगाई बढ़ रही है घट रही है उस पर ये डिपेंड कर रही है। प्रोडक्ट की महंगाई बढ़ रही है घट रही है उस पर डिपेंड कर रही है। लेकिन ये प्रोडक्ट की महंगाई जो बढ़ती है घटती है वो डिपेंड जो होता है वो होता है वहाँ का कच्चा माल पर, वहाँ के मजदूरों पर, वहाँ की मजदूरी पर, समझ रहे हो। तो कच्चा माल जो है, अगर कच्चा माल महंगा है, कच्चा माल मान लो महंगा है, तो आप ऐसे समझो कच्चा माल महंगा होता है ना। अब जब कच्चा माल महंगा होगा तो इससे क्या है, इससे बनने वाला जो प्रोडक्ट है ओबियसली क्या होगा, महंगा होगा, ओबियसली क्या होगा, वो महंगा होगा। कच्चा माल जो है इससे बनने वाला प्रोडक्ट है वो महंगा होगा, क्योंकि कच्चे माल महंगा है। तो कच्चा माल महंगा जो होता है ना वो कैसे होता है, तो ऐसे होता है कि हमारे पास मान लो कच्चा माल किया तो कमी है, समझ रहे हो, हमारे पास कच्चे माल किया तो कमी है। अगर कमी है तो फिर सरकार आयात करती है, और आयात जब कच्चे माल की करेगी ना, ध्यान से, कच्चे माल की आयात करती है तो कच्चा माल बहुत महंगा मिलता है। एक हमेशा बात याद रखना, कच्चा माल जो है ना वो बहुत महंगा मिलता है। कोई भी गवर्नमेंट होती है वो अपना कच्चा माल कभी बेचती नहीं है, समझ रहे हो, कोई भी सरकार होती है कभी भी अपना कच्चा माल नहीं बेचती है। वो क्यों नहीं बेचती है, वो सोचती है हम कच्चे माल अपना बना के अपने ही प्रोडक्ट बनाएं, अपने पास ही प्रोडक्ट बनाएं। लेकिन बात ये आती है कि कच्चा माल जो सरकार जब बाहर से लाती है तो वो कच्चा माल महंगा मिलता है, कच्चा माल वो महंगा मिलता है, समझ रहे हो। तो महंगा जब मिलेगा कच्चा माल तो फिर सरकार जो प्रोडक्ट बनाएगी वो महंगा ही बनेगा, वो महंगा ही बनेगा। लेकिन अब सरकार इस पर सब्सिडी दे दे तो अलग बात है लेकिन सब्सिडी इस पर कहाँ देती है, पेट्रोल थोड़ी ना, पेट्रोल पे मान लो दे देती, हम पेट्रोल की यहाँ बात नहीं करेंगे। ऐसे पेट्रोल पे सब्सिडी सरकार जो देती है ना वो एक्चुअली में जो पेट्रोल बांटते हैं उनको मिलती है। यहाँ सरकार सभी जो जनता है जो पेट्रोल जो भराने जाते हैं उनको सब्सिडी नहीं होती है, जबकि डीजल जो होता है उस पर सब्सिडी होती है।
डीजल जो होता है उस पर आम लोगों को उसमें सब्सिडी होती है, क्योंकि पेट्रोल जो होता है उस पर जो जो वहाँ पे आपको वितरण करते हैं उसको सब्सिडी मिलती है। समझ रहे हो? तो ये चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए। तो कच्चा माल में हम यहाँ पेट्रोल नहीं लेंगे, डीजल पेट्रोल नहीं लेते हैं, हम यहाँ पर उन वस्तुओं को लेंगे जो घर में खपत होती हैं, राइट। तो बात यही आती है कि कच्चा माल जो है एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो कच्चा माल में जैसे आप जानते हो महंगा होता है, तो महंगा होने का कारण यही है या तो सरकार के पास कच्चा माल पर्याप्त है नहीं, ठीक है, पर्याप्त है नहीं। अगर पर्याप्त है तो उनके लिए उत्खनन के लिए सुविधाएं नहीं है, हमारे पास ऐसी तकनीक नहीं है तो हम कच्चा माल का उपयोग कर सकें। तो ऐसे आप जानते हो, आप अफ्रीका महाद्वीप में चले जाओ, कच्चा माल के भंडार हैं लेकिन वहाँ तकनीकें नहीं हैं कच्चे माल के वहाँ भंडार हैं, बहुत सारे भंडार हैं, इतने सारे वहाँ वो हैं, अच्छे अच्छे भंडार हैं, अच्छी अच्छी खदानें हैं, लेकिन वहाँ पर आप जानते हो तकनीकें नहीं हैं, समझ रहे? तो इसी वजह से वो देश जो है वहाँ के अविकसित हैं। अब बात ये आती है कि कच्चा माल तो मान लो सरकार बाहर से खरीदती है तो कच्चा माल तो महंगा मिलेगा, महंगा मिलेगा तो उसका प्रोडक्ट भी महंगा बनेगा। अब सरकार इस प्रोडक्ट को घाटा में बेचे तो अलग बात है। अब घाटा में मतलब कि सरकार पैसा ज़्यादा लेके आ रही है, महंगा खरीद रही है, लेकिन गवर्नमेंट क्या है, लोगों को उसे कम दाम पे बेच रही है, समझ रहे हो, कम दाम पे बेच रही है, तो वो अलग बात हो जाती है। तो सरकार घाटे में चलती है, लेकिन लोगों का हित तो करती है, कल्याण करती है, तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करती है सरकार। तो कच्चा माल आप जानते हो, तो कच्चा माल में जैसे आप समझ रहे हो यहाँ पे, जैसे ही महंगा होता है तो वो बाहर से खरीदती है, राइट, वो बाहर से खरीदती है, तो बाहर से खरीदना हुआ वाला कच्चा माल महंगा होगा। अगर सरकार के पास पर्याप्त है सरकार के पास में, तो सरकार फिर भी बाहर से खरीदती है, सरकार फिर भी बाहर से खरीदती है। वो ये सोचती है कि हमारे पास कच्चा माल है, वो हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए रखें, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए रखें। सरकार यही सोचती है कि हमारे जो कच्चा माल है तो हम अभी अगर इसका दोहन कर लेंगे, अभी हम प्रोडक्ट बना बना के बेच देंगे, तो समझ रहे हो ना, तो इस कच्चा माल के लिए आगे वाली पीढ़ी क्या करेगी? तो इस कच्चा माल को ध्यान में रखना पड़ता है, कच्चे माल को ध्यान में रखना पड़ता है सतत विकास के लिए, तो कच्चा माल होना चाहिए। तो अब बात ये आती है कि इस प्रोडक्ट को सुनना, इस प्रोडक्ट को अगर सरकार बनाती है तो उसमें कच्चा माल लगता है, तो कच्चे माल में अगर वृद्धि है तो प्रोडक्ट में वृद्धि होगी। दूसरी बात, उसमें मजदूर लगते हैं, ठीक, उसमें मजदूर लगते हैं। अब मजदूर ऐसे नहीं लग जाएंगे, मजदूर ऐसे नहीं लग जाएंगे, तो मजदूरों को क्या चाहिए? मजदूरी, तो उनकी उचित मजदूरी होनी चाहिए, समझ रहे, उसकी उचित मजदूरी होनी चाहिए। अगर मान लो ये क्या 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 काम करते हैं, कभी कभी संगठन बना लेते हैं, ये क्या करते हैं, संगठन बना लेते हैं कि मुझे इस बेस पर आप पैसे दो तभी हम काम करेंगे। प्राइवेट सेक्टर में आपने देखा होगा, वो निश्चित वो करते हैं कि मुझे इतना पैसा चाहिए तभी हम काम करेंगे, संगठन बना लेते हैं, हमें इतना पैसा चाहिए तभी हम काम करेंगे, अन्यथा काम नहीं करेंगे। अब सरकार को तो भाई कच्चा माल को खदान को करना है, खदान खुदवानी है, तो उसको मजदूर की ज़रूरत है। अब मजदूरों की जब ज़रूरत है तो वहाँ पर आप ये सोचिए कि जो मजदूर काम करेंगे अगर वो संगठन बना लेते हैं तो फिर इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि वो सोचेंगे कि मुझे या 20,000 रुपये चाहिए, ठीक, या डेली बेसिस पर मुझे मान लो 500 रुपये चाहिए, ठीक। अब बात ये आती है कि ये तो संगठित हो गए कि 500 रुपये चाहिए तभी काम करेंगे। अब बात ये आती है कि 500 रुपये सरकार को फिर उसको देना पड़ेगा, जो भी प्राइवेट सेक्टर कंपनियां हैं या जो फैक्ट्री कारखाने हैं उसको देना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट कंपनी में काम कर रहे हैं तो गवर्नमेंट को भी देना पड़ेगा, समझ रहे, गवर्नमेंट को भी श्रमिकों को काम देना पड़ता है। तो अब बात ये आ जाती है कि इनको 500 रुपये दे रहे हैं, तो इससे क्या है, इससे क्या है कि इनकी मजदूरी में तो वृद्धि हुई, तो मजदूरी जो है तो इसमें तो महंगी हो गई, ठीक, मजदूरी जो है वो महंगी हो गई। अब मजदूरी महंगी होने की वजह से आप जानते हो जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी तो महंगा बनेगा, समझ रहे हो, क्योंकि प्रोडक्ट इनको मजदूरी देगी कहाँ से? जो मान लो कोई प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, फैक्ट्री है, वो इनको कहाँ से देगी मजदूरों को पैसा? वो देगी तो प्रोडक्ट से ही, अपने घर से थोड़ी ना देगी, इस प्रोडक्ट को सेल करेगी तभी तो देगी। अब ये प्रोडक्ट जब मार्केट में जाएगा तो महंगा होगा कि नहीं? ओबियसली महंगा हो जाएगा बच्चा, ओबियसली महंगा हो जाएगा। तो अब बात यही आती है कि मजदूरों की महंगाई अगर होती है तो इससे भी आप जानते हो प्रोडक्ट महंगा होता है। कच्चा माल जो है ये भी आप जानते हो इसके महंगे होने से भी प्रोडक्ट महंगा होता है। अब बात ये आती है कि ये कंडीशन थी, ठीक, कि लागत जनित है, उस पर मुद्रास्फीति कैसे बढ़ती है। तो लागत जनित पे आपको समझ में आ गया। चलो अब हम समझते हैं कि लागत जनित जो मुद्रास्फीति है इसको नियंत्रण कैसे किया जाए। तो इसको नियंत्रण करने के लिए सरकार क्या करती है, उपाय करती है कुछ इंपॉर्टेंट।
वो उपाय कैसे करती है? सबसे पहले तो ये करती है कि पहले तो ये देखती है कि हमारे पास में संसाधन कितने हैं, हमारे पास में संसाधन कितने हैं। ठीक है, अगर संसाधन है, सुनना, अगर संसाधन हैं तो संसाधन अगर सरकार के पास रहते हैं तो फिर आप जानते हो कि लागत जनित जो मुद्रास्फीति है उस पर नियंत्रण वो रहती है, क्योंकि संसाधन अगर सरकार का पर्याप्त रहते हैं तो फिर मजदूरों को मजदूरी देने में दिक्कत नहीं आती है, प्रोडक्ट भी ठीक ठाक बनेगा, तो लागत जनित मुद्रास्फीति में वृद्धि नहीं होगी। समझ रहे हो? तो प्रोडक्ट ये महंगा नहीं होगा ना, लागत जनित मुद्रा जो लागत लागत ज़्यादा नहीं लगेगी तो इसमें प्रोडक्ट महंगा नहीं होगा। तो ये सरकार देखती है संसाधनों के आधार पे, संसाधनों को पहले वो देखती है, संसाधन पर्याप्त हैं तो ठीक है, संसाधन का पर्याप्त नहीं है तो फिर बाहर से आयात करेगी, राइट, आयात करेगी। तो अब क्या करती है सरकार, जब आयात करती है, मान लो संसाधनों को या कच्चा माल को बाहर से ही आयात करती है, तो आयात करती है तो सरकार क्या करती है, इस कच्चे माल पर जो एक्साइज, आप एक चीज़ सोचना, हम्म, जो कस्टम ड्यूटी होती है, कस्टम ड्यूटी होती है, इसको सरकार क्या करेगी, कम करेगी, राइट, कम करेगी। क्यों? अगर सरकार इस पर कस्टम ड्यूटी अगर अधिक लगा देगी, सुनना ध्यान से, इस पर सरकार कस्टम ड्यूटी अधिक लगा देगी तो ये कच्चा माल और महंगा हो जाएगा, कच्चा माल है वो और महंगा हो जाएगा, और महंगा होने की वजह से ये प्रोडक्ट और महंगा हो जाएगा। समझ रहे हो? तो सरकार क्या करेगी, कस्टम ड्यूटी जो है वो कम कर देगी। समझ रहे हो? तो इससे क्या होता है कि जो लागत जनित मुद्रास्फीति है उस पर नियंत्रण होता है कि कच्चे माल का जो कस्टम ड्यूटी है सरकार जो लगा रही है वो कम करेगी। समझ में आया? पहली कंडीशन तो ये सरकार अपनाती है नियंत्रण करने के लिए, कच्चा माल का जो आयात है उस पर जो कस्टम ड्यूटी लगाई जा रही है, राइट, वो क्या करेगी, कम कर देगी। दूसरी बात है, जो कच्चा माल है, जो कच्चा माल है इससे क्या हो रहा है, पक्का माल बनाया जा रहा है। कच्चा माल से भी पक्का माल बनता है, तो कच्चा माल से जो पक्का माल जो प्रोडक्ट बनाया गया है इस पर सरकार लगाती है एक्साइज ड्यूटी। पर क्या लगाती है सरकार, एक्साइज ड्यूटी, उत्पादन शुल्क। तो अब क्या करेगी सरकार, इसको भी कम करेगी। ओके, इसको भी कम करेगी। अगर इसको कम नहीं करेगी तो ये जो प्रोडक्ट जा रहा है मार्केट में बहुत महंगा जाएगा, बहुत महंगा जाएगा, तो ये फिर महंगाई ऑटोमेटिक हो जाएगी, महंगाई जो है वो ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो ऐसे आप समझो जो एक्साइज ड्यूटी है वो भी सरकार कम करेगी, कस्टम ड्यूटी कम करेगी, एक्साइज ड्यूटी कम करेगी, आप ऐसे समझ। चलो, तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। कच्चा माल को क्या करेगी सरकार, आयात करेगी तो कस्टम ड्यूटी कम कर देगी। कच्चा माल को पक्का जब बनाया जाता है तो उस पर सरकार एक्साइज ड्यूटी लगाती है तो उसको भी वो कम करेगी। इससे क्या है कि लागत जनित जो मुद्रास्फीति है वो नियंत्रण हो जाती है। तीसरी बात ये है कि जो मजदूरी है, जो लोग काम कर रहे हैं उनकी जो मजदूरी है उसको भी सरकार क्या करेगी, कम करेगी। तो भी सरकार क्या करेगी, कम करेगी। अगर कम नहीं करेगी ना तो फिर भी प्रोडक्ट महंगा रहेगा। समझ रहे हो? मान लो सरकार एक्साइज ड्यूटी है इसको कम कर दे, इसको भी कम कर दे, तो सरकार यही नहीं सोचती है कि हमें ये क्यों कम करें, लागत ये मजदूर हैं इनकी भी तो कम करना चाहिए, इनकी भी तो कम करना चाहिए। तो इनकी भी सरकार क्या करती है, या कोई भी प्राइवेट सेक्टर के काम कर रहे हैं उसकी कम करेगी ना। आप समझ रहे हो? हमारी जो देश की जो आर्थिक व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, वो मिश्रित है। मिश्रित का मतलब ये है कि राज्य जो अर्थव्यवस्था है राज्य की वहाँ मिश्रित है, और मिश्रित होने का मतलब है यहाँ पर पूंजीवादी भी कुछ गुणधर्म है। पूंजीवादी जैसे कि प्राइवेट लोगों को भी अपनी निजी संपत्ति का काम करने का उन्हें अधिकार है, सब कुछ करते हैं, ठीक है, तो वो प्राइवेट सेक्टर भी हैं। अब वो चीज़ें यहाँ समझाने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको अपना समझना, बाद में हम उसको फिर हम कंप्लीट समझ, ठीक है। तो मजदूरी है, सरकार वो इसे क्या करेगी, कम कर देगी मजदूरी। अगर सरकार नहीं करती है तो वहाँ की जो कंपनियां हैं, मान लो जहाँ मान लो मजदूरी जो प्राइवेट सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, वो भी प्रोडक्ट बनाती हैं, प्राइवेट कंपनियां भी तो बनाती हैं, ऐसा थोड़ी सरकारी बनाती हैं। प्राइवेट जो बना रही हैं तो प्राइवेट की जो जितनी कंपनियां हैं वहाँ के जो अपने जो कंपनी के डायरेक्टर होते हैं, जो वहाँ पे मुख्य अधिकारी होते हैं, वो भी क्या कर देंगे, इनकी मजदूरी को कम कर देंगे, राइट, ताकि उनका प्रोडक्ट है वो बिक जाए। समझ रहे हो? अब मान लो कोई प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है या कोई फैक्ट्री है, उसने प्रोडक्ट बनाया और वो प्रोडक्ट महंगा है, वो मार्केट में गया, अगर बिका नहीं तो, अगर बिका नहीं तो कंपनी तो वो घाटे में जाएगी जाएगी, और ये मजदूरियों की भी पैसा नहीं दे पाएंगे।
मजदूरों को भी पैसा नहीं दे पाएंगे, तो इस वजह से आप जानते हो, तो ये भी घाटे में ना जाए, तो इसलिए इनकी मजदूरी को वो कम करते हैं। तो हमेशा याद रखना, प्राइवेट सेक्टर आपने देखा हो ज़्यादा पैसा पे यहाँ पे लगाते ही नहीं है लोगों को, प्राइवेट सेक्टर में। और वो लगाते भी है ना ज़्यादा पैसा पे, तो बहुत मेहनत कराते हैं, बहुत मेहनत कराते हैं, इसीलिए वो मेहनत कराते हैं ज़्यादा, कि जो प्रोडक्ट हम बना के आप दे रहे हो ना, प्रोडक्ट जो बना के दे रहे हो मार्केट में अच्छे से बिके, राइट, उसकी डिमांड अच्छी रही वजह से। तो ये चीज़ें हैं लागत जन मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने की। कच्चा माल आयात करे, कस्टम ड्यूटी को लगा गवर्नमेंट कम करेगी, कच्चा माल जो पक्का करना हो एक्साइज ड्यूटी कम करेगी, जो मजदूरी है उसको भी कम कर देगी। चलो, तो ये चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए कि नियंत्रण करने के क्या क्या उपाय हैं। अब बात ये आती है कि मुद्रास्फीति के प्रकार क्या क्या होते हैं, उनको समझते हैं। तो मुद्रास्फीति के प्रकार अगर हम डिजिट के फॉर्म में समझें, क्योंकि ये प्रकार जो है वो दो टाइप से समझे जाते हैं, पहला डिजिट के फॉर्म में, और दूसरा जो आती है वो आती है उसकी वृद्धि या उसकी नहीं 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 नहीं, वो होती है उत्पादन के मूल्य की वृद्धि के आधार पर, उत्पादन मूल्य की वृद्धि के आधार पर। पहली तो आती है डिजिट के आधार पर, फिर है उत्पादन उपस्थिति के मूल्य के आधार पर, उपस्थिति के मूल्य के आधार पर। इस प्रकार से इसे समझ लो, तो बहुत डीपली कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं, कुछ छूटेगा नहीं इसमें। तो डिजिट के आधार पे आप जानते हो कैसे समझोगे, जैसे आप जानते हो डिजिट के आधार पर जो मुद्रास्फीति होती है वो दो, मतलब तीन 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 होती हैं, तीन टाइप की होती हैं। जैसे एक होती है अल्प अल्प मुद्रास्फीति। तो अल्प मुद्रास्फीति अगर आप देखोगे, आप देखो मेन मुद्रास्फीतियों पे हम समझ रहे हैं, ये तो इसके अंदरूनी चीज़ें हैं, ये जो है हमने आपको अभी तक जो ज्ञान दिया है ये उसका एक अंदरूनी हिस्सा है, ठीक है। अब ऊपर आ जाओ, ऊपर आते हैं तो फिर क्या है अल्प मुद्रास्फीति। और अल्प मुद्रास्फीति जो है एक्चुअली में वो डिजिट के आधार पे बढ़ती है। जैसे 2 आज है, कल 4 हो गई, फिर 6 हो जाएगी, 8 हो जाएगी, 10 हो जाएगी, 12 हो जाएगी। तो ये जो है ये डिजिट के आधार पर है। तो एक्चुअली डिजिट के आधार का है, या आप ऐसे कर लो 3.4 है तो फिर कभी 3.5 आ जाएगी, फिर 4.2 आ जाएगी, 4.5 आ जाएगी। ऐसे आप इसको शामिल कर सकते हो, आप इसको शामिल कर सकते हो। चलिए, तो अल्प मुद्रास्फीति है, इसको समझने का यही कारण है कि इसमें आप देखोगे जो रेट है ना, रेट है वो बढ़ रहा है, रेट की जो परसेंटेज है उसमें वृद्धि हो रही है, वो वृद्धि जो है वो स्लो हो रही है। कैसी हो रही है? स्लो, अर्थात धीरे धीरे हो रही है, राइट। तो ये है अल्प मुद्रास्फीति। लेकिन मुद्रास्फीति तो बढ़ेगी अल्प में, लेकिन वो स्लो बढ़ेगी, धीरे धीरे बढ़ेगी, एकदम नहीं बढ़ेगी, राइट। तो ये होती है अल्प मुद्रास्फीति। तो अल्प मुद्रास्फीति जो है वो आप ऐसे समझ, अब वो स्लो किन देशों में होगी, कैसी क्या होगी, तो वो एक्चुअली में डिपेंड करती है यहाँ पर जो हमने आपको अभी तक जो आपको नॉलेज दिया है ना इसके बाद आती है दूसरी, आ जाती है इसमें उछाल मुद्रास्फीति। उछाल उछाल मुद्रास्फीति, या हम इसे बोलते हैं सरपट, ठीक, या से हम बोलते हैं जंपिंग, राइट। तो उछाल है, सरपट है, जंपिंग। इस मुद्रास्फीति को अगर आप देखोगे तो इसको समझो पहले। तो उछाल, सरपट, जंपिंग मुद्रास्फीति है एक्चुअली में, ये जो है ये इसकी तुलना में थोड़ा बढ़ती है, इसकी तुलना में थोड़ा वृद्धि रहती है। क्यों? इसके अगर आप अंक देखोगे तो ये 100 हो जाएगी, ठीक, 1000 हो जाएगी, हाँ। और इसी में अगर आप देखोगे तो ऐसी बढ़ती है, यहाँ पे 50 ले लो, 50, 100, 1000, इस प्रकार से ये मुद्रास्फीति बढ़ती है, इस प्रकार से ये बढ़ती है। तो इसका जो रेट होता है वो देखा जाता है। तो रेट अगर आप देखोगे इसका थोड़ा वृद्धि ज़्यादा रहती है, इसकी और कम रहती है, इससे थोड़ा इसकी ज़्यादा रहती है। तो ये वृद्धि है ना, ये पिछली की तुलना में माइनस करके होती है। यानी कि वर्तमान में अगर मान लो पहले इसकी 50 थी और अभी वर्तमान में 100 है, तो 100 से 50 घटा दो, के बाद आप वो क्या करो, जो पहले जो थी, सुनना ध्यान से, जो पहले थी उसको आप नीचे कर लो, 50 गुणे 100,
तो 50 दूनी 100, और 100 में से 50 गई 50, 50 दूनी 100। तो इस प्रकार से आप ऐसे कह सकते हो कि इसका जो रेट है वो इस प्रकार से बढ़ रहा है। ठीक है, इस प्रकार से निकालते हैं इसका कैलकुलेशन। इसके बाद तीसरी जो आती है वो आती है अति उछाल। अति उछाल मुद्रास्फीति। तो अति उछाल जो मुद्रास्फीति है ये एक्चुअली में बहुत ज़्यादा बढ़ती है। ये बहुत ज़्यादा बढ़ती है। एक मिनट। चलो, तो यही बात कर रहे हैं कि अति उछाल जो मुद्रास्फीति है ये अचानक बढ़ती है और बहुत ज़्यादा बढ़ती है। काफ़ी डिजिट अंकों में बढ़ती है। जैसे 1,000 हो जाएगी, 1,000 से आप आ जाओ 1,00,000 आ जाओ। ठीक, 1,000 50,000 पे आ जाओ, उसके बाद 1,00,000 पे, राइट, फिर करोड़ में। ये जो मुद्रास्फीति है इस प्रकार से बढ़ती है। तो ये एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे तो जर्मनी में है, यही मुद्रास्फीति आई थी। अति उछाल मुद्रास्फीति जर्मनी में देखने को मिलेगी, क्योंकि जर्मनी में क्या हुआ था कि जो वर्साई की संधि हुई थी तो उस समय आप देखोगे तो वर्साई की संधि में जो भी हानि हुई थी, राइट, जो भी हानि हुई थी तो उस हानि के लिए जो मित्र राष्ट्र देश थे उन्होंने क्या काम किया था, उस पर बहुत बड़ा उसका जो संपत्ति हानि का उस पर हर्जाना लगाया था। तो इसकी वजह से वहाँ पर जो मुद्रास्फीति थी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, अति उछाल मुद्रास्फीति हो गई थी, राइट। तो वहाँ पर ये क्या हुआ था, तो पहली बार कंडीशन तो ये बनी थी कि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई हुई मर गए लोग, राइट। उसके बाद क्या हुआ कि जो भी आर्थिक संसाधन थे, क्षति हुई थी, उसका आर्थिक संसाधन जो था वो क्या हुआ, लोगों के सरकार ने हड़प लिया, समझ रहे। तो इससे क्या हुआ कि सरकार के पास पर्याप्त आर्थिक संसाधन नहीं बचे, लेकिन लोगों के पास जो था वो पैसा रह गया। लोगों के पास जो था वो पैसा रह गया। अब पैसा रहने की वजह से ये जो पैसा था इसका क्या करते, कूड़ादान हो गया। इसकी जो परचेजिंग पावर थी ना बहुत ही कम हो गई, बहुत ही ज़्यादा कम हो गई। क्यों? इससे क्या हुआ, सरकार के पास संसाधन ही नहीं बचे। संसाधन तो से जो मित्र राष्ट्रों ने ले लिए। अब क्या हुआ, हर्जाना के रूप में चला गया। तो इससे क्या है कि लोगों के पास जो पैसे थे वो पर्याप्त रहे, लोगों के पास जो पैसे थे वो पर्याप्त रहे। अब पैसे तो पर्याप्त हैं लेकिन संसाधन जो हैं सरकार के पास नहीं है। तो इन पैसों का क्या किया जाए बताओ। मांग तभी तो इतनी ज़्यादा मुद्रास्फीति बढ़ी। तो इसी की वजह से जो पैसा थे लोग क्या कर रहे थे, जला रहे थे, खूब जलाए उन्होंने। ठीक। तो ऐसे है अति उछाल मुद्रास्फीति जो बढ़ती है, इसको आप समझ सकते हैं। अब बात ये आती है कि मुद्रास्फीति के उत्पादन उपस्थिति के मूल्य के आधार पर कैसे होती है। तो पहले वो होती है, पहली गत्या अवरोध मुद्रास्फीति। आपने नाम सुना हो, गत्या अवरोध, गत्या अवरोध, सत्यावरोध, ऐसे सत्यावरोध मुद्रा। इसको अगर आप समझोगे ना, सत्यावरोध मुद्रास्फीति, तो एक्चुअली में आप देखोगे इस मुद्रास्फीति के विषय में
तो इसमें क्या होता है कि जो वस्तु की जो आपूर्ति है, राइट, वस्तु की जो आपूर्ति है वो एक्चुअली में क्या होती है, वो बाधित होती है, एक्चुअली में बाधित होती है। और जो सब मान लो वो बाधित क्यों होती है, वो इसलिए होती है कि सप्लाई उसकी बाधित रहती है, तो इससे क्या है कि जो आपूर्ति है वो बाधित है, जबकि मांग जो है वो यथावत रहती है, मांग जो है वो यथावत रहती है। इसका मतलब क्या है, अभी मैंने आपको बताया था कि मांग बढ़ रही है, मांग बढ़ रही है, आपूर्ति यथावत है या आपूर्ति जो है कम है, ठीक। इससे मांग जनित मुद्रास्फीति थी, इससे क्या थी, मुद्रास्फीति बढ़ने के वो कारण में मांग जनित मुद्रास्फीति थी। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो मांग बढ़ रही है निरंतर, जबकि जबकि क्या है वो आपूर्ति है वो यथावत है या तो वो कम है, समझ रहे हो। लेकिन यहाँ पर जो आप देखोगे गत्या अवरोध जो मुद्रास्फीति है ये कैसे बढ़ रही है, इसका कारण ये है कि सरकार जो आपूर्ति है वो निरंतर करा रही है, राइट। आपूर्ति जो है, अरे सॉरी रुकना, आपूर्ति जो है उसमें कहीं ना कहीं बाधा आ रही है, राइट, बाधा आ रही है, समझ रहे हो। वहां पर जो मांग थी वो बढ़ रही थी, लेकिन यहाँ मांग बढ़ नहीं रही है, बस इतना अंतर है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। वहां पर जो थी मांग जनित में मांग बढ़ रही थी, जबकि आपूर्ति जो थी वो यथावत थी, और आपूर्ति जो थी उसमें कहीं ना कहीं कमी थी, सप्लाई की समस्या थी। लेकिन वो यहाँ भी है, वो यहाँ भी है गत्या अवरोध मुद्रास्फीति में, उसमें हमने आपको बताया इसमें आपूर्ति जो है वो बाधित हो रही है, आपूर्ति बाधित है, यानी कि सप्लाई जो सिस्टम है, सप्लाई जो चैन है, वो अगर आप देखोगे तो इसमें कहीं ना कहीं ये समस्या आ रही है इसके सामने, राइट, समस्या आ रही है इसके सामने। लेकिन यहाँ पर जो मांग है, मांग जो है वो यथावत है, मांग जो है वो यथावत है। अगर यहाँ पे मांग में वृद्धि हो जाएगी ना तो ये गत्या अवरोध अब मुद्रास्फीति नहीं रहेगी, ये कारण में बदल जाएगी, किसमें, मांग जनित में बदल जाएगी, मांग जनित में हो जाएगी। तो मांग जनित गत्या अवरोध मुद्रास्फीति ऐसी मुद्रास्फीति होती है जहाँ पर आपूर्ति है वो बाधित रहती है या सप्लाई चेन वहाँ की बाधित रहती है, जबकि मांग जो होती है वो यथावत रहती है, मांग जो है वो यथावत रहती है, मांग निरंतर बढ़ती नहीं है, मांग निरंतर बढ़ती नहीं है। जबकि मांग जनित मुद्रास्फीति मांग निरंतर बढ़ती भी है, मांग निरंतर बढ़ती भी है, ठीक है। चलिए, तो गत्या अवरोध मुद्रास्फीति आपको समझ में आई, मांग मांग यथावत रहेगी जबकि आपूर्ति जो है वो बाधित रहेगी, सप्लाई सिस्टम है वो बाधित रहेगा, ये चीजें हैं आप गत्या अवरोध मुद्रा। इसके बाद आती है दूसरी इसी के अंतर्गत मर्म मुद्रास्फीति। तो मर्म मुद्रास्फीति जिसे बोलते हैं, या हम इसे कोर मुद्रास्फीति भी बोलते हैं, कोर मुद्रास्फीति, इसे हम एक प्रकार से और समझ सकते हैं बास्केट मुद्रास्फीति, बास्केट मुद्रास्फीति। तो ये जो मुद्रास्फीति है, ये जो मुद्रास्फीति है एक्चुअली में क्या होता है, बास्केट में कुछ ऐसा वस्तुएं रखते हैं, राइट। वैसे तो ये भारत में अगर देखा जाए तो इसका प्रॉपर तो नहीं है, लेकिन भारत में कुछ चीज़ों में इनको निर्धारित किया जाता है। जैसे आपने दो चीज़ें देखी हो, CPI, ठीक, कंज्यूमर जो प्रोडक्ट इंडेक्स वो होता है, और WPI, राइट, होल प्राइस, ठीक, होल प्राइस पर, और जो कंज्यूमर होते हैं कंज्यूमर प्राइस पर और होल प्राइस पर। तो वो जो होती है वो बास्केट जो मुद्रास्फीति है, हम WPI और CPI है तो बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, यहाँ पे नहीं है उसको पढ़ना है, बस यहाँ पे थोड़ा समझना है। बास्केट मुद्रास्फीति में क्या होता है कि एक बास्केट होता है इस प्रकार का, एक बास्केट होता है इस प्रकार का, इस बास्केट में क्या होता है कि कुछ चीज़ें एक्चुअली में एक निश्चित मूल्य पर निर्धारित कर ली जाती हैं, समझ रहे हो। अब इसमें क्या शामिल किया है तो वो अपनी अपनी गवर्नमेंट अपने अपने यहाँ की कर लेती है। जैसे अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका इसमें खाद्यान्न से संबंधित शामिल नहीं करता है, खाद्यान्न से संबंधित शामिल नहीं करता है। जैसे खाद्यान्न से आप जैसे अनाज ले लो, ठीक, अनाजों को शामिल नहीं करता है इसमें, वो क्यों नहीं करता है तो वो कंडीशन वही जाने, ठीक है, वो इसमें नहीं शामिल करता है। जबकि भारत जो है वो शामिल करता है, लेकिन भारत में अगर आप देखोगे तो कुछ ही क्षेत्रों में ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। वैसे भारत में जो बास्केट या मर्म मुद्रास्फीति है वो देखने को नहीं मिलती, राइट। लेकिन भारत जो है इनमें अगर देखोगे तो भारत है खाद्यान्न को भी शामिल करता है, भारत खाद्यान्न को, जैसे अनाज हुए, राइट, अनाज हुए। दूसरी बात है इसमें ऊर्जा को भी शामिल करता है, राइट, ऊर्जा को शामिल करता है। इसके बाद इसी में आप देखोगे तो जो भी विनिर्मित वस्तुएं हैं, राइट, क्या है, विनिर्मित वस्तुएं हैं वो भी शामिल करता है। तो विनिर्मित वस्तुएं का मतलब ये है जो उद्योगों में जो विनिर्मित वस्तुएं होती हैं, उद्योग में जो उत्पादन किए जाते हैं उन वस्तुओं को शामिल करते हैं।
ऊर्जा को भी कर लेते हैं। तो एक्चुअली में ओवरऑल अगर देखोगे तो प्राथमिक वस्तुएं जो होती हैं, जैसे खाद्यान्न की वस्तुएं हैं, ये एक प्रकार की प्राथमिक वस्तुएं मानी जाती हैं। तो प्राथमिक वस्तुएं हैं, ऊर्जा क्षेत्र है, विनिर्मित वस्तुएं हैं, वो इसमें शामिल करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इसका एक मूल निश्चित आधार निकालते हैं, इसका एक निश्चित मूल कर लेते हैं कि इस रेट पर ये चीज़ें होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आगे पीछे इनका हो, एक निश्चित मूल पर ये चीज़ें रखते हैं वो। अब क्या करते हैं, लेकिन एक ऐसा भी नहीं है कि एक मूल जैसे खाद्यान्न जिस रेट पर है उसी रेट पर ऊर्जा हो, नहीं नहीं नहीं, इस रेट पर विनिर्मित वस्तुएं हों इस रेट पे नहीं, ऐसा नहीं है। बस ये है कि इनका जो मूल्य होता है, इनका जो भी मूल्य निर्धारण किया गया है, ठीक है, उसमें ऐसा नहीं कि आज ये है तो कल ये हो जाएगा, नहीं होगा, ये लंबे समय तक रहती है। तो इससे क्या होता है कि विनिर्मित वस्तुओं को जो रेट दिया गया है या इनका जो रेट दर्ज किया गया है, इनका रेट किया गया है, वो इसमें एक निश्चित कर देते हैं। और फिर क्या करते हैं कि एक लंबे समय में देखते हैं कि किस प्रकार की मुद्रास्फीति में वृद्धि हो रही है। तो उस आधार पर जब दिखाते हैं कि इसका जो पहले का मूल्य रहता है वो वर्तमान के मूल्य से फिर इसका कंपेयर किया जाता है, राइट। अब जैसे मान लो कि कोई चीज़ पहले जो थी, इनका मूल्य निर्धारित किया गया था 10,000 का, टोटल का 10,000 का। अब इनका अलग अलग होगा, ऐसा नहीं है सबका समान हो, इनका अलग अलग हो सकता है, ठीक है। अब 10,000 का किया गया, और अब देखोगे यही बास्केट का जो मूल्य है अब वर्तमान में हो गया 11,000 का, राइट। यही वर्तमान में ये 11,000 का हो गया। तो इससे ये कितना परसेंटेज बढ़ा, इससे ये कितना बढ़ा, तो ऐसे निकाला जाता है 11,000 में से 10,000 घटाओ, बचा कितना 1,000। 1,000 में आप पहले वाले मूल्य जो है पहले का, उसका कर दो गुणा 100 से 10,000 में, तो इससे 2 ये गिर गए, 2 इससे ये गिर गए, तो ये कितना बढ़ गई 10%। तो ये बास्केट के आधार पर आप समझो कि जो यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट इसमें शामिल किए गए थे, प्राथमिक वस्तुएं हैं, ऊर्जा है, विनिर्मित वस्तुएं हैं, उनको वर्तमान में मूल्य जो देखोगे वो 10% जो है मुद्रास्फीति में क्या हुई, वृद्धि हुई है, राइट। 10% मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई, लेकिन ये 10% है ना, ये ओवरऑल है, ये ओवरऑल है बास्केट में, ये अलग अलग वस्तुओं में नहीं है, ओवरऑल है। लेकिन वस्तुओं में जो अंदर जो प्रोडक्ट का मूल्य था वो अलग अलग हो सकता है। तो ये एक्चुअली में आप बास्केट मुद्रास्फीति है, इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हो। चलिए, तो भारत में अगर आप देखोगे ना, भारत में देखोगे तो ये बास्केट मुद्रास्फीति इस आधार पर नहीं निकाली जाती है। वैसे भारत में जो है वो सीपीआई है और थोक मूल्य है, डब्ल्यूपीआई है, इस आधार पर मुद्रास्फीति देखी जाती है। तो वो हम आपको कल बताएंगे, लेकिन वो भी इसमें एक प्रकार से उसका मान उसमें हम शामिल करते जरूर हैं, लेकिन वो प्रॉपर नहीं होता है। तो भारत में जो है एक्चुअली में बास्केट मुद्रास्फीति या मर्व मुद्रास्फीति नहीं देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। और जो ये बास्केट का मुद्रास्फीति है, इसका जो कैलकुलेशन है वो 2000 या 2001 में आया था, 2000 और 2001 में आया था। तो उसी का वो चल रहा है, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आपको लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, तो जो सीपीआई है, डब्ल्यूपीआई है, वो भारत में देखने को मिलती है, तो उसको हम कल पढ़ाएंगे। वो भी थोक पे और खुदरा पे होता है, खुदरा वस्तुएं और थोक वस्तुएं। चलो, तो उसको हम कल डिटेल से समझते हैं। चलिए।